टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एक एरिया है गोल्ड इन्वेस्टिंग। एंड गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल हैव वेरियस कंफ्यूजन्स। आईपीओ अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आईपीओ का क्रेज हम सब ने देखा है लास्ट कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ा है। वॉरेन बफेट सर बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है क्या? एंड दूसरा, फोमो ने मार दिया सबको भाई, मार दिया सबको, खत्म। ये वो चरस जो आप बोल रहे थे ना, खाने में चरस मार दिए, ये वो मिला फोमो है। 70% पीपल केम जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो। रियल एस्टेट की साइकिल कैसे हम इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं कि अच्छा व्हेन इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू मे बी रियल एस्टेट स्टॉक्स या रियल एस्टेट। मेरे सवालों के जवाब दो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं जहां पर कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जाके चेकआउट करो। आज उसी के सेकंड पार्ट में हम लेके आए हैं अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ है निशांत जी। निशांत जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे झंडे गाड़े हुए हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं दूंगा। लिस्टेड कंपनी इनकी, इसका मतलब पैसे वाले इंसान है। हेलो निशांत भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। उसके बाद संजय भाई के बारे में मैं क्या ही बात करूं, ऑलरेडी सूट बूट में बैठे हैं तो बड़े आदमी हैं। एंड फिर है शंकर सर। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के बाद तीसरे व्यक्ति जो जब सब सूट्स पहनते हैं वो टी शर्ट में बैठते हैं, वो है शंकर सर। तो शंकर सर, आपका भी ढेर सारा स्वागत है। मैं इंट्रो में समय व्यर्थ नहीं करता हूँ और सीधे लोगों को सिखाने पे आता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं एक एक करके सबसे पूछने की कोशिश करूँगा। शंकर सर, आज के टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एक एरिया है गोल्ड इन्वेस्टिंग। एंड गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल हैव वेरियस कंफ्यूजन्स। मैं आप सबका भी ओपिनियन जानूंगा, लेकिन पहले मैं शंकर सर से ये जानना चाहूंगा, पहला, क्या गोल्ड इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज जब हम ये बात करें, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? समथिंग अराउंड गोल्ड इन्वेस्टिंग। 100 रुपीज़ है तो कितना रखना चाहिए एक आम आदमी को अप्रॉक्स? मैं तो 5-6% रखता हूँ। थोड़ा बोल के आपने 5-6, मतलब 100 रुपए तो 5-6 रुपए आप गोल्ड पे लगाओ। आई वुड लाइक टू नो योर व्यू संजय भाई, गोल्ड इन्वेस्टिंग पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, गोल्ड है ना, गद्दा है, गद्दा। आप समझो एक बेड है और बेड पे गद्दा ना हो और हम उस पर गिर जाए तो ऑब्वियसली कमर टूट जाएगी। तो जो गोल्ड है ना, वो गद्दे की तरह काम करता है, तो कभी भी आप गिरे तो वो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देता है। तो जैसे सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा 9% के आसपास का रिटर्न, वॉलेटिलिटी कम है, और वॉल्यूम बहुत है। वॉल्यूम मतलब इन द सेंस कि ट्रेडेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। ये गोल्ड के साथ एक और जो फायदा मिल जाता है कि अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल्ड के रिटर्न्स में दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। गोल्ड का रिटर्न होता है, एक डॉलर का होता है। क्योंकि इंडिया का जितना भी गोल्ड है वो इंपोर्ट होता है, तो क्योंकि वो इंपोर्ट होता है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। और आप देखते हैं कि जैसे अगर 10 साल में हम देखें गोल्ड में जो भी राइज हुआ है, तो अगर डॉलर टू डॉलर मतलब डॉलर देखेंगे तो डॉलर ने ही 5-6% का रिटर्न जोड़ दिया, बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। तो उस वजह से कुछ पार्ट ऑफ द रिटर्न जो है वो डॉलर अप्रिसिएशन की वजह से भी आता है। और डॉलर जनरली एक लंबे समय तक भारत के अगेंस्ट अप्रिशिएट होता रहेगा जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में इन्फ्लेशन का डिफरेंस रहेगा, तब तक वो अप्रिशिएट होगा। क्योंकि एक इक्वेशन होती है इंटरनेशनल फिशर रिलेशनशिप, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि डॉलर जनरली एक अपवर्ड ट्रेंड में रहता है जब तक कोई मेजर रिवर्सल नहीं आएगा कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स के बीच में या इन्फ्लेशन रेट्स के बीच में। तो गोल्ड एक अच्छा गद्दा है अपने लिए,
और जैसे सर ने कहा 5-6 रुपए, मैं 10 रुपए तक रखता हूँ, ताकि 10 रुपए तक का गद्दा अपने पास रहे कहीं को, क्योंकि मैंने वो 2008 का फॉल देखा, 2020 का फॉल देखा, तो उस टाइम पे ये गद्दा ठीक ठाक काम आ गया अपने को। तो तब तो क्या फिजिकल गद्दा था, अब तो डिजिटल गद्दा भी हो गया है, तो अपन डिजिटली भी ले सकते हैं गोल्ड को। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा इस तरीके से देखता हूँ गोल्ड को। आपके कुछ ओपिनियंस अराउंड गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट? मैं तो बनिया फैमिली को बिलोंग करता हूँ ठीक है ना। जी। तो बहुत होगा गोल्ड locker में। गोल्ड लेने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले तो बीवी खुश हो जाती है, और ओहो। दूसरा इन्वेस्टमेंट का उस इन्वेस्टमेंट रिटर्न में तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा ये valid point दूसरा है। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। ठीक है। तो यस, ऑन अ सीरियस नोट, लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग नहीं है। गोल्ड में आपने एक बार लेके डाल दिया, भूल गए, चल रहा है वो, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हो या उसमें ले रहे हो, तो यू डोंट सेल इट ऑफ अनटिल एंड अनलेस बहुत ही वर्सन सिचुएशन है। तो यू जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट, और वो जो अप्रिशिएट हो रहा है वो तो हम भूल गए, वही गद्दे वाली बात आ गई जो सर ने कहा, तो वो अप्रिशिएट हो रहा है। बट या इफ़ यू टॉक फ्रॉम हार्डकोर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट उतना मतलब फायदा बहुत नहीं फायदा लगता। नहीं लगता है। पर अभी संजय जी ने एक चीज़ पूछी है जिसमें मैं तीनों से आऊँगा। पहले आपसे पूछूंगा, मेड इन फोर्जिंग लिस्टेड कंपनी है आपकी, और 2005 से इस्टेब्लिशमेंट हुई है अप्रॉक्सीमेटली 2005 से। इन्होंने एक ईयर बताया 2008, एंड 2008 एक ऐसा समय आया होगा विच आई एम प्रिटी श्योर आप तीनों अनुभवी हैं, आपने अपने अपने करियर्स में देखा है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल गो ओवर दिस साइड। 2008 में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या लर्न किया जो आज की पीढ़ी जान सकती है? बिकॉज आज हम लोग जो देखते हैं, हमने सुनी हुई ये बातें, किसी ने बिग शॉट देख लिया एंड दे फील कि उन्होंने 2008 जी लिया है, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। तो मैं जानना चाहूँगा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी लर्निंग जो आपने 2008 में एज एन एंटरप्रेन्योर सीखी है, जो आज की पीढ़ी सीख सकती है कि आने वाले कल में, देखिए लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, बिजनेस इज अनप्रेडिक्टेबल, जरूरी नहीं है कि 2008 में जो हुआ वो आगे नहीं हो सकता है उससे वर्स्ट भी आ जाए। सो आपने ऐसा क्या कोई इंसिडेंट आ रहा हो दिमाग में या कोई एक स्पेसिफिक है, वो प्लीज बताइए। इसमें मैं बताऊं, थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर दूं, मैं 2011 से कर रहा हूं बिजनेस। माय फादर स्टार्टेड इट। तो बट आपने देखा तो होगा फैमिली एंड बिजनेस फैमिली से है, Correct. तो वो सारी अब बनिया family है। फ्रॉम हर्षद मेहता के टाइम से आज तक की सारी, क्योंकि माय फादर स्टार्टेड इन 1989। तो उन्होंने सबकी स्टील जो है 3 रुपए का हुआ करता था 1990 में व्हेन ही स्टार्टेड। Okay. बेसिक 60 स्टील रुपए का। जो Okay. 60 नहीं, अब वापस मतलब रॉक बॉटम आ गया 45 पे, अच्छा। बट 60 आ गया था इन बीच में 60 होता 2021 था, 22, ठीक है, विच इज द करेक्ट प्राइस एज पर अस, एज पर द इंडस्ट्री। तो आपका, हम उसको छोड़ देते हैं 2008 को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, 3 प्लांट्स हैं, ठीक राइट। है। लॉकडाउन, अच्छा, तो यू दैट वाज अ बिगर चैलेंज, राइट? राइट, Obviously. डेफिनेटली, ठीक है। और दूसरे स्टील का तो एक साइकिल चलता है, स्टील क्योंकि आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है, करेक्ट। हाँ, वो 3 से 4 साल का साइकिल है ही, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जैसे प्राइस जाएगा वैसे ही डिमांड, इट्स समवेयर लाइक शेयर मार्केट, ठीक है, कि बिल्कुल सेम चलता है। एंड आई हैव स्टडीड लाइक at least 10 cycles by the virtue of my father's experience and my experience, right? So when you said 10 cycles, it is 10 into 3, should I consider? yeah, to more or indicate the less 3 experience? years, 3-4 years की cycle है। तो I have studied 3-4 cycle, like अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो 2014 में एकदम से बूम आया था स्टील में, then 2017-18 में, फिर वो कोविड के बाद गया, 2020 के एंड में दिसंबर लास्ट वन, ठीक है, 2021 जिसको लेके मैं बुलिश भी था कि अब 2024 आ गया, तो आफ्टर द इलेक्शंस एंड एवरीथिंग इट विल बूम अगेन, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड इट, वो फिर अलग स्टोरी बन जाएगी, ठीक है। तो इस साइकिल आना ही आना है, थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा, ठीक है, साइकिल आएगा, वी विल अर्न वेल, फिर एक लोअर साइकिल देखेंगे हम, ठीक है। तो बीइंग एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, हर एक रिसेशन इफ यू हैव गॉट, एक तो नेगेटिव में नहीं है कंपनी, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है, एंड यू हैव अ गुड credibility in the markets with bankers and everyone, तो वो कंपनी कुछ भी झेल सकती है। कंपनीज डोंट रन बाय मनी, दे रन बाय द गुडविल, They run by the goodwill. राइट। तो जब ये लोअर डाउन साइकिल्स आते हैं ना, तो अगर आपके पास रिजर्व्स है एंड यू हैव सोर्सेज दैट यू कैन अरेंज फंड, मे बी इन डेट फॉर्म, ठीक है, मे बी इन इक्विटी फॉर्म, ठीक है, जिस भी फॉर्म में। आज से मेरी कंपनी 1 साल पहले लिस्टेड हुई है, तो उससे पहले तो डेट पे रिलाई करते थे ना, या फ्रेंड्स एंड फैमिली, या जो खुद अर्न करे कैपिटल रिजर्व्स। तो एक ग्रोइंग कंपनी में रिजर्व्स कैन नेवर बी वेरी टू हाई, क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो जाती हैं तुरंत के तुरंत, राइट। तो यू रिलाई ऑन डेट, बट वो डेट लेने के लिए
सबको पता है एसएमई कंपनीज को, एमएसएमई कंपनीज को डेट लेने के लिए, आप लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि कितना मुश्किल होता है, बट वी हैव गुड एसेट्स, तो हमें मिल जाता था। तो बैड टाइम्स जब भी हो तो बी प्रिपेयर्ड, लोअर योर एक्टिविटी लेवल, हाथ पैर मारो मार्केटिंग के लिए, लेकिन मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए कि सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि उस टाइम पे स्विच बहुत करते हैं कस्टमर्स, जब लोअर टाइम्स होते हैं उस टाइम पे स्विच बहुत करते हैं ओके कस्टमर। सो दैट्स द गुड टाइम व्हेन यू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। बढ़ते टाइम में तो क्या होता है ना, डिमांड चल रहा है, जो परचेज वाला है किसी भी बड़ी कंपनी में, उसको लगेगा यार किसी तरह से अपनी लाइन चलाऊं, खरीदते जाओ, जिससे आ रहा है, कंसिस्टेंट सप्लाईज हैं, सब कुछ है, उस टाइम वो आपको उतनी अटेंशन नहीं देगा। लोअर टाइम में उसके पास टाइम है, तो मार्केटिंग पे हाथ ज़रूर फैलाओ। या देखिए क्या होता है, लोग जब ज़्यादा सेल्स हो रही होती है ना, उस टाइम पे वो कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग पे खर्चा करो क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम मार्केटिंग का वो होता है जिस टाइम सेल्स नहीं हो रही है। तो लोअर साइकिल में तो आपको मार्केटिंग करना है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, गुड इनसाइट। ओके, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। जब नहीं बिक रहा माल तब मार्केटिंग ज़्यादा करो ना, उस पर स्पेंड ज़्यादा करो। जब बिक रहा है तब तो बिक ही रहा है, क्यों करना स्पेंड? गॉट इट। तो बेसिकली डाउन साइकिल में आप लोग मार्केटिंग पे ध्यान दो और रिजर्व्स मेंटेन करो, ये आप कह रहे हैं कि हर बिजनेस को डाउन साइकिल के लिए मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन करना संजय जी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन शंकर सर, आप 2008 के आसपास यू वर इन अ जॉब, आई वाज इन अ जॉब, यस। क्या ऑब्जर्व किया फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव? अगर आपने इक्विटी पे भी किया, दैट इज आल्सो फाइन इन योर जॉब करियर, एंड व्हाट लर्निंग कैन पीपल डिराइव फ्रॉम दैट टाइम? क्या सीख सकते हैं? सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड, क्योंकि 2002 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, व्हिच वाज लाइक अ डिप्रेशन पीरियड। वो .com बबल डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ तो था। नौकरियां थी नहीं, इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट आपने टाइम। करियर ही तब चालू किया? हाँ, तब शुरू किया। एंड देन 2003 से इन्वेस्टिंग शुरू किया, एंड 2003 से लेके 2007 एक ऐसा पीरियड था, आप जहाँ पे हाथ डाल दो वो स्टॉक बढ़ने वाला है। दिस इज व्हिच ईयर? कौन से साल? 2003 to 2007, जहां हाथ डाला वहां पैसा बना। दैट इज द मदर ऑफ ऑल बुल रन सो फार आई हैव सीन। अभी जो ये चल रहा है कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ बिटवीन 2003 एंड 2007। मतलब वाहियात से वाहियात स्टॉक, आप उसको मतलब इन्वेस्ट कर लो, हाँ, डांट मारो पहुंच रहा है। यू मेकिंग मनी हैंड्स ओवर फिस्ट। वो ऐसा टाइम था जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स आउट करके उसमें से एटीएम से कैश डाल के, आई वाज वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर को बोल के मेरे अकाउंट में डाल, मेरे को आज खरीदना है ये स्टॉक। ओह, सो बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू इंक्रीज, यू नो, इट वाज लाइक कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी वो ऊपर पकड़ ही लो। जाएगा। ठीक है। तो सो यहाँ पे आपने एक बुक रखा है यहाँ पे, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो मैंने इन्वेस्टर साइकोलॉजी उस पीरियड में सीखा। तो इस फेज़ को यूफोरिया बोल सकते हैं, 2003 से लेके 2007 तक। फिर 2008 2009 दोनों मिला के आई वुड हैव लॉस्ट अबाउट 65% ऑफ माय वेल्थ। व्हिच ईयर? कौन से? 2008 2009 क्रैश हुआ और Crash आपका हुआ, 65% नेटवर्थ गया। हाँ। ओहो, उसके बाद वो फेज आता है वेयर आप थोड़े एकदम डिजेक्टेड होते हो, राइट? आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता, नहीं यार पिन छुड़ाओ, ये स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं करूँगा। तो वो मेरा चला फ्रॉम 2009 until 2014 व्हेन आई कुड नॉट गेट बैक इनटू द मार्केट। फिर 2015 थोड़ा सा करेज आया, थोड़ा हौसला आया, मैं घुसा। फिर जब 2020 आया, वो साइकोलॉजी तो देख लिया हमने, देन मैं उस कोविड टाइम का एडवांटेज ले पाया। आई कुड बाय मोर, आई न्यू कि ये सब अच्छे कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ये सब बढ़ेंगे। तो वही जो आपका मार्केटिंग वाला लेसन था वो मैंने अपने इन्वेस्टिंग में यूज़ किया। एंड तो आई थिंक फॉर यू टू बी अ गुड इन्वेस्टर, आपको कम से कम 2 बुल साइकिल और 2 बियर साइकिल देखने चाहिए। दैट्स व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड, मतलब वो आपके फिर यू नो एक रिटेन हो जाएगा आपके ब्रेन के अंदर कि हाँ, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब नीचे गया लेकिन ऊपर भी आएगा, एंड वो कब आएगा आप उसको एक प्रॉपर्ली गेज कर सकते हो। वो फर्स्ट टाइम तो मतलब वेरी पेनफुल। वेरी पेनफुल। जस्ट फॉर कंटेक्स्ट फॉर द व्यूअर्स, जब आप कह रहे हो 2 बुल साइकिल देखनी चाहिए, 2 बेयर साइकिल देखनी चाहिए, इस कंटेक्स्ट में आपके करियर में आप बुल साइकिल कौन से ईयर स्पैन को बोल रहे हो और बेयर साइकिल किस स्पैन को बोल रहे हो? 2003 से 2007 इज द फर्स्ट बुल बुल साइकिल। साइकिल। 2008 से लेके 2011-12 तक इज द बियर साइकिल। बेयर साइकिल, ओके। 2013 से लेके 2019 तक आप बोल सकते हो अगेन अ बुल साइकिल। 2013 से 19 वाज अ बुल साइकिल। हाँ, मतलब इट वाज डूइंग डिसेंटली है, वेल, ऑल्दो ठीक है। अर्निंग्स ग्रोथ नहीं था, लेकिन एटलीस्ट स्टॉक मार्केट ग्रोथ था उस टाइम पे। जी। एंड देन अगेन द बुल साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, जो अभी Okay. चल रहा है अभी। संजय जी, आप बताइए 2008 आपका अनुभव।
क्या जॉब कर लगी रहे थे थी, आप 2008 में? जॉब लगी थी, जॉब लगी थी? जॉब लगी थी 2007 के एंड में जॉब लगी। अरे बदकिस्मत इधर ही बैठे हैं, but ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, आई वाज वेरी खुशकिस्मत। अच्छा, मैं बताता हूँ जी, कैसे। 2007 के एंड में कैंपस में कंपनीज आई, ठीक है, तो 7 एंड तो यूफोरिया, मैडनेस, बिल्कुल। मतलब इस दुनिया का सबसे अच्छा समय था जॉब पाने का। तो वेलिंकर्स में था, कैंपस में नौकरियां आई, तो वो इंटी मिंटी पापा मिंटी 10 टाइम्स यू अगला बगला वो आउट गोज यू, ऐसा था मतलब हालत कि चलो चलो यहाँ बैठेंगे तो जैसे इनके स्टॉक्स चल रहे थे वैसे कैंपस प्लेसमेंट्स कैंपस हो रही प्लेसमेंट थी। भी। तो अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे आई हैड 7 जॉब ऑफर्स। तो थाला फॉर अ रीजन। हाँ। जी सर। तो हाँ, एमएस धोनी टाइप नंबर हो गया अपने पास। तो 7 जॉब ऑफर्स थे। जीई शिपिंग कॉर्पोरेशन, दारा शॉ, आप तो जानते हो दारा शॉ। फिर उसके बाद एक केपीओ था, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई तो ऐसा था हमारे यहाँ वो ट्रक लेके खड़ा होता था, सब घुस जाओ। तो आईसीआईसीआई, देन अ वेरी जी शिपिंग, हाँ तो जी शिपिंग हो गया, एक और था। और देन आई हैड दिस रहेजा यूनिवर्सल। तो रहेजा यूनिवर्सल रियल एस्टेट कंपनीज। अब अपने को लगा यार ये गुंडे मवालियों की कंपनी, रियल एस्टेट तो गुंडे मवालियों वाला काम होता है। तो माय मेंटर टोल्ड मी नहीं नहीं, इट्स अ गुड सेक्टर, अपकमिंग सेक्टर, एंड दे आर लुकिंग एट प्रोफेशनल्स, तो आप जाओ। ठीक है जी। तो मेरे कॉलेज ने ना, मेरे कंपनी ने, रहेजा ने कैंपस को लिखा दैट वी वांट हिम टू ज्वाइन इमीडिएटली। हाँ, नहीं तो मेरा जून में खत्म हो रहा था ना, अभी एक सेमेस्टर बाकी था, फाइनल सेमेस्टर बाकी था। तो उन्होंने बोला, तो मैं कैंपस लेके गया और डीन साहब के पास मिठाई का डब्बा दिया। तो मैंने बोला ये तो मांग रहे 2 तारीख से आ जाओ, 2 जनवरी से। तो बोलते तुम्हारा तो चौथा सेमेस्टर है। मतलब कुछ करो सर, मैं अगले साल इनको वापस लेके आऊंगा कैंपस, ऐसा मैंने मेरे डीन को प्रॉमिस कर दिया। ऑल्सो आई वॉज द डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, मान गए। तो ठीक है जी, जॉब चालू हो गई। जॉब चालू हो गई। फिर जून में एक लेवल ऑफ एडमिट्स आया। अच्छा, जब वो जॉब चालू हुई 2008 अर्ली was still a very good time of life. तो we were looking at acquisitions worth 2000 crores, 2000 करोड़ की जमीनें खरीदनी थी हमने। A very young aggressive person आशीष रहेजा। तो 2008 जून में कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया IIM से, ठीक है। फर्स्ट टाइम माय कंपनी, दिस कंपनी हैड हायर्ड MBAs एंड फर्स्ट टाइम दे हायर्ड फ्रॉम IIMs। तो वो लड़के लोग आए। 3 महीने बाद सितंबर में लीमन ब्रदर्स क्रैश हो गया। क्राइसिस, बिल्कुल। उसके बाद माल ही नहीं बिक रहा, रेवेन्यू ही नहीं है। मतलब आई नेवर थॉट कि वर्ली, प्लेस लाइक वर्ली would be selling at 12,000 rupees a square feet. बोरीवली was selling at 5,000 rupees a square feet. आज बोरीवली में 25,000 से नीचे माल नहीं मिलता। तो वहाँ चल रहा है हाय तौबा चल रही है। कॉलेज बच्चे निकाले जा रहे हैं। बहुत डर लग रहा है कि क्या करेंगे, जॉब रहेगी नहीं रहेगी। बट देन आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विद आशीष रहेजा, तो बच गया, और मतलब आई कुड सेल थ्रू दैट। बट मैंने एक चीज रियलाइज की, जो वॉरेन बुफे की सुन लेता है ना, उसको लाइफ में कभी टेंशन नहीं हो सकती। क्योंकि वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं ना, आई विल टेल यू अ सीक्रेट टू मेक मनी, शट द डोर, एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बिकम fearful, एंड अदर्स आर fearful बिकम ग्रीडी। तो आई थिंक वो वाली बातें जो राइट टाइम पे समझ है, जैसे सर ने कहा ना, एक साइकिल देखना बहुत जरूरी है। देखो, जब बॉडी बीमार होती है ना, तो वो बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म होता है पुरानी गंदगी से बाहर आने का। इसी तरीके से एक रिसेशन, एक करेक्शन जो होता है, वो उस बॉडी का तरीका है एक पुरानी गंदगी से बाहर आने का। तो इसका मतलब अगर बॉडी आपसे 3 दिन का रेस्ट मांग रही है, 4 दिन का रेस्ट मांग रही है, तो आप दवाइयां मत खाओ, 3-4 दिन का रेस्ट ले लो, ताकि बॉडी उस चीज से ओवरकम करेगी, तो वो ज्यादा अच्छे से ओवरकम करेंगी। एंड आई टेल यू, 2009 मार्च आते आते ऐसे लगा सुहावने मौसम वापस आ गए। हमारी पूरी एक बिल्डिंग मोतीलाल ओसवाल ने खरीद ली, बॉम्बे में जो उनका HQ है। जी, जी, दैट जी। बिल्डिंग वाज आवर, मतलब वाज रहेजा's बिल्डिंग। दे बॉट अ वन हाँ, सिंगल हाँ, चेक yeah. बिल्डिंग हमसे खरीदी उन्होंने। उसके बाद हमने देखा, हमने माल लॉन्च किया, तो 2 दिन के अंदर हमारे 250-300 फ्लैट बिक गए। दिस वाज मार्च ऑफ 2009, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम 8 ऑफ सितंबर ऑफ 2008। तो यानी विद इन 6-7 मंथ्स हमने देखा यार सब चंगा सीगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी यार। तो उस दिन मैंने एक चीज रियलाइज की, मैंने लगा ये ना, और मेरे साथ वो आशीष रहेजा के सेक्रेटरी बैठते थे, वो जाके घर खरीद लिया मुलुंड में। मतलब यार दास, यहाँ साली नौकरी की पता नहीं कल को रहेगी कि नहीं रहेगी। बोलता है नहीं, ये वो टाइम है जब घर खरीदना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने इसी टाइम पे घर खरीदा। मैंने तेरे को काम करते कितने साल हो गए, 20 साल हो गए। तो पॉइंट ये है कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ऐसे समय का इंतजार करते हैं, वो ऐसे समय में खरीदारी करते हैं। और जो बेवकूफ होते हैं, जो जनरली जनता होती है, वो क्या करती है, ऐसे समय में डर जाती है, ऐसे समय पे मतलब माल बेच बेवकूफ देती है। मतलब जो जैसे इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे वैसा। हाँ, कट बिल्कुल, देंगे। एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल। तो लाइक करो भाई। हाँ, बिल्कुल। इसको बोलते हैं CTA। हाँ। Yeah. तो आई थिंक टू समराइज दिस, एनी रिसेशन, एनी टाइम व्हिच गॉट करेक्टेड इज अ बॉडीज मैकेनिज्म टू कम आउट ऑफ समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत से बाहर आने का उसका तरीका है।
और वही टाइम है जब आपको बेस्ट बार्गेन्स मिलेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें। जी एक कंपनी थी सीमैक, ठीक है, मुझे आज भी याद है, सीमैक करके कंपनी थी, SEAMAC, ठीक है, बाद में वो खराब हो गई सिचुएशन उसकी। तो वो कंपनी मार्केट्स इतनी क्रैश हुई क्योंकि 2009 7 जनवरी को वो लेटर आ गया था सत्यम वाला कि आई वाज राइडिंग अ टाइगर, वो आपको पता होगा रामलिंगम राजू का। तो वो लेटर जो आया शेयर था। होल्डर्स अच्छा, को उससे उन्होंने 10 दिन पहले मैंने कॉल ऑप्शन लिया था। अच्छा ओ आप भी खतरों के खिलाड़ी बने हाँ हो, हाँ, ठीक देखो है। तो वो आया तो सीमैक करके कंपनी थी। तो सीमैक कंपनी का मार्केट कैप था, मार्केट कैप हो गया था 50 करोड़, ठीक है कंपनी में डेट था 0 ओके और कंपनी के पास कैश रिजर्व थे 80 करोड़ के। ओके तो दैट मीन्स इन अ वे यू कुड पे 50 crores, buy the company which had 0 debt, running business and 80 crores in cash. तो इसे हम नेगेटिव ईवी कंपनी कहते हैं, नेगेटिव एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी दिस कहते हैं। सेम सिनेरियो था 2003 में भी, हाँ हाँ, जब वो .com क्रैश हुआ था। उसके बाद जस्ट द मार्केट वाज गोइंग अप, दे वर लाइक एटलीस्ट, आई मीन आई रिमेंबर देयर वर एटलीस्ट 30-40 कंपनीज जिसमें जो कैश इन Negative द EV, कंपनी हाँ। था दैट वाज मोर देन द मार्केट कैप मार्केट कैप ऑफ द कंपनी विद 0 डेट। जीरो डेट। तो क्या मजेदार बार्गेन है यार, Wow. इससे अच्छा बार्गेन क्या मिलेगा अभी आपको? एक भी नहीं मिलेगा। और अब नहीं, इस टाइम में अभी नहीं तो मिलेगा, कुछ नहीं इस मिल टाइम पे रहा, हाँ, पागलपन ये मिलेगा। रिसेंटली मैंने भी देखा कुछ हाँ, नहीं मिल रहा। तो जब क्रैश आता है ना, आपको नेगेटिव ईवी कंपनीज मिलती हैं जिनमें These are कैश the पड़ा है। best, मतलब ब्लाइंड बाइज है। हाँ, मतलब आप सीमैक, अच्छा उसके बाद सीमैक भागा, वेंट 7-8 टाइम्स इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, बाद में बिजनेस ही खराब हो गया। तो चलो आपको पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ा ठीक है, फंडामेंटल्स हाँ, पढ़ हाँ, लेते हो तो हाँ, समझ आ जाएगा कि गया बिजनेस। बट जस्ट इमेजिन द बार्गेन यू कुड गेट एट दैट टाइम कि अ कंपनी विद 0 डेट, 40 crores मार्केट कैप, 80 crores कैश इन बैंक। अब क्या चाहिए आपको? इतना पहले भी नहीं जाना, थोड़ा रिसेंटली बता देता हूँ। 2001 मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हाँ, 11,000 करोड़ was the cash in the company. The market cap was some 6,000 crores विद 0 डेट, with zero. 11,000 करोड़ कैश था और 6,000 करोड़ का मार्केट मार्केट कैप कैप। ये मैं 2021 की मतलब बात कर रहा 6,000 में दो और हूँ। 11,000 मसगांव में डॉक दो। शिप बिल्डर्स which has like अब तो gone Yeah. up पता ही by नहीं क्या हो गया, 4 अब times, तो 5 times, whatever. ऐसा हो गया। हाँ। तो अब जनता, मतलब अगर ये वाली चीज किसी ने उस टाइम पे नोटिस बस इतनी सिंपल सी करी होती, और अब तो स्क्रीनर विनर है, बहुत इजी हो गया है। तब 0 तो डेट हाँ, कंपनी मैंने तो ढूंढ लो, वीडियो बना फटाक से दिया कर था। लो। मेरे तो एक वीडियो में भी है ओह वाओ। that तो this has नेगेटिव happened. ईवी कंपनीज यार, ब्रिलियंट टाइम टू बाय। सो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड लेसन। तो एक बिजनेस लेसन मिल रहा है, एक हमको ये लेसन मिल रहा है। लेकिन पता है जब संजय जी ने एक नाम लिया तो दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग अराउंड दैट, एंड दैट इज वॉरेन बफेट। ये तो बहुत अच्छे से मुस्कुराए थे, आप भी अब मुस्कुरा दिए। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा सिंपल सा सवाल है, और ये मेरा नहीं है, ऑडियंस का सवाल है, मैं ऐसे ही दूसरों पे बिल फाड़ देता हूँ। तो सवाल ये है कि वॉरेन बफेट सर बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है क्या? एंड दूसरा, ये समझ में नहीं आता, इफ एनी ऑफ यू कैन शेड लाइट अराउंड दिस थिंग, ये इतना सारा कैश, आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं कि बर्कशायर हैथवे जो है वो ढेर सारा कैश पाइल ऑन करते जा रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन अबाउट दिस? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप इतना जो मुस्कुराए हैं, जो मतलब पूरा आपने वीको वज्रदंती का ऐड किया है, तो मुझे ये बताइए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, गम तो नहीं गम नहीं छुपा रहे, होंगे? गम नहीं छुपा रहे। मतलब why do you admire Warren Buffett? Because I could clearly see I in will your tell eyes you. कि आप admire कर रहे हैं। क्यों? I जैसा मैं प्री डिस्कशन में भी बता रहा था कि मैं बहुत बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली वॉरेन बफे के बारे में हर जगह सुना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उनके बारे में, बट आई डिडंट यूज टू टेक एनी इंटरेस्ट 2 years back. I would read biography of Jeff Bezos, I would read Elon Musk, but not क्योंकि आप Warren business Buffett, क्योंकि वाले मैं धंधे वाले बिजनेस entrepreneur हैं, हाँ, correct. मैं इन्वेस्टर नहीं था, बिल्कुल। ठीक है। बट हिज बेसिक प्रिंसिपल्स व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक 1.5 साल में मैंने उनका सब कुछ पढ़ डाला इसके पीछे, ठीक है। उसका रीज़न वाज कि मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ 12 साल का एज अ बिजनेसमैन, अभी जो आपने हम तीनों से भी क्वेश्चन पूछा, तीनों के एक्सपीरियंस ले लो। आपने कहा बैड टाइम में सबका शुरू हुआ है, नहीं, बैड टाइम्स एक्सपीरियंस के साथ समझ आता है कि बैड टाइम्स आर बेस्ट, बैड टाइम्स आर द बेस्ट टाइम्स, बेस्ट टाइम्स टू इवॉल्व, टू लर्न and to come out as a winner even in a better position than when the bad time started. और वॉरेन बफे सर वही कैश रिजर्व रखे जा रहे हैं, जो आपने जिससे क्वेश्चन मेरा स्टार्ट करा पर्टिकुलरली कि कैश रिजर्व रखे, बिकॉज इट्स हिज पॉलिसी कि कैश रिजर्व रखूंगा, मैं हर स्टॉक पे नहीं लगाऊंगा, मैं तो एक वो चीज़ खरीदूंगा लोअर टाइम पे, डाउन टाइम पे, जब मुझे वो सस्ती मिलेगी और उस पर मैं पूरी बेट खुल के लूँगा। And as an entrepreneur also you have to do the same thing.
मैंने जैसे कहा कि मार्केटिंग आप जो है डाउन टाइम पे बढ़ाओ, उस पे इन्वेस्ट करो। तो कीप द कैश रिजर्व्स एंड डाउन टाइम पे अगर उसको यूज करोगे तो जैसे ही वो गुड टाइम साइकिल आएगा, इट विल गो लाइक एनीथिंग 10 टाइम्स 15 टाइम्स भी जा सकता है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड बी पेशेंट। Wow. Shankar sir, what's so great about Warren Buffett? You read so much, you have made a couple of videos at some point of time, must have made around Buffett. Mostly Peter No, I Lynch don't देखा है think, मैंने. हाँ, I don't think Buffett But के what are fan your opinions? क्या है Warren Buffett sir? And ये cash वाला concept, if at all you have some idea, why he could be putting up so much of cash in reserves? I can only think probably he doesn't have anything good to buy at the moment. That's the only thing I can Any think of. view on Warren Buffett? नहीं, ऐसा नहीं है। सी नहीं, बुराई भी है तो आप कर दीजिए, मैं नहीं नहीं, बताऊंगा बुराई वाला किसी कुछ को. नहीं है, बट यू नो टिपिकली जैसे मैं अपना इन्वेस्टिंग करता हूँ एंड यू नो सी मेरा इन्वेस्टिंग ना ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है। तो व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट मेरे लिए मतलब आई वाज टॉट बाय दिस प्रोफेसर कॉल्ड प्रोफेसर संजय बख्शी हु इज quite renowned and as a value investor, a lot of people फंडू प्रोफेसर professor, correct. एंड लिटिल डू पीपल नो बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं वो, हाँ, मतलब बहुत बड़े आदमी हाँ, हैं, बहुत मतलब बट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट नहीं डालते तो नहीं पीपल करते, डोंट नो. हाँ, हाँ। But if you want to meet him, आप लोधी कॉलोनी जो सर पार्क है सारी वहाँ चीजें जा मत सकते हैं। बताइए, ठीक है. हाँ जी. So 2001 हमारा कंपल्सरी क्लास था, it was called Security Analysis and Business Valuation by Professor Bakshi. So we used to attend that class. MBA I was at MBA गुरुग्राम, हाँ वहाँ वो प्रोफेसर है, राइट. तो वो अटेंड किया था एंड हमारा कंपल्सरी रीडिंग था बेंजामिन ग्राहम्स सिक्योरिटी एनालिसिस. सिक्योरिटी एनालिसिस नॉट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत लोग इंटेलिजेंट सिक्योरिटी एनालिसिस दैट द थिकर बड़ा वन, द बुक, अदर हाँ वन. हाँ, हाँ सबसे The मोटी tougher book होती है book, सर. हाँ, हाँ, जिसको पढ़ने में 3 900 बार लगता 900 है. पेज की हुई है ना. अच्छा, या 900 पेज वाला बुक था. हाँ सर, वो जिसको पढ़ते वक्त 8 बार आप सोते हो. हाँ. या So वो जो कैश वाली जो आपने बात की थी ना, that actually comes from there. It's called net current asset value, and you can build it on that. So for me, my investing is borrowing concepts from different people. So कुछ वॉरेन बफेट ने कुछ अच्छा बोला है, पीटर लिंच ने कुछ अच्छा बोला है, जोएल ग्रीनब्लैट का कुछ अच्छा निकल के आता है, निक स्लीप ने कुछ अच्छा बोला है, बेंजामिन ग्राहम अगेन यू कैन लर्न लॉट फ्रॉम हिम करके. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ amalgamation. हाँ, तो मैं एक पर्टिकुलर दिस थिंग उतना नहीं है. It's a mixture of all players. सर. आप पॉलिटिक्स में अच्छा जा सकते हैं, अच्छा, मतलब एनीवेज. संजय जी बताइए वॉरेन बफेट, बिकॉज मैंने नोटिस करा है आप काफी बार बफेट सर का हाँ, रेफरेंस भी देते हैं, जैसे हाँ. इन्होंने काफी अच्छा बताया. ही आल्सो सेड कि उन्होंने कुछ लेसंस डिराइव किए. What about you? Plus, I would also like to understand the cash वाला part also. In case you can shed some light. He said कि maybe because उन्हें कुछ खरीदने लायक मिल नहीं रहा, which is pretty evident. उनको क्योंकि उनका साइज भी इतना बड़ा है, शायद $300 बिलियन का कैश रखा है, something more हाँ, than that. 250 के आसपास है. 250-300 मिलियन राइट, डॉलर, बिलियन डॉलर, मिलियन. कितने जीरो होते हैं कमेंट्स में बताओ. जो सही बताएगा उसको मेरे तरफ से कुछ मिलेगा. लाइक ही दे देना ना, आप हार्ट दे देना, हार्ट. मैं हार्ट दूंगा. हार्ट हार्ट दूंगा. तो सर मैं बहुतों को दे देता हूँ. मैं तुमको कमेंट भी दूंगा, कमेंट रिप्लाई देंगे, हाँ. लाइक भी दूंगा. हम सब स्टोरी पे भी डालूंगा. अब तो हो जाएगा, नीचे बवाल कटेगा. तुम्हारे साथ फोटो भी खींचूंगा. हाँ सर, अब बोलो. तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ. आज भी एक रिपोर्ट सेबी की फिर से आ गई, जिसे वो कह रहे हैं कि 94% पीपल आर नॉट मेकिंग मनी. मैं ट्रैवल करता हूँ, दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचता हूँ, उससे पहले या तो सेबी का नया रेगुलेशन आता है, या रिपोर्ट आता है, या अपडेट आता है. फिर दूसरे जगह पहुंचता हूँ तो या तो ब्रोकरेज बढ़ जाता है, या घट जाता है, या एसटीटी बढ़ जाता है. आप एक जगह टिक जाओ. अब टिकना पड़ेगा क्योंकि हर 3 दिन में कुछ नया आ रहा है. बढ़िया, कैरी ऑन. तो हमें रियलाइज करना होगा कि वो आदमी जो बोलता है ना, वो एक आम व्यक्ति के लिए बोलता है और एक सबसे आम भाषा में बोलता है. संजय बख्शी जी हो गए, मैं उनसे सीखा हूँ. प्रोफेसर मंकीकर, शिवानंद मंकीकर, केदार मंकीकर, ठीक है, वो लोग मेरे प्रोफेसर रहे. तो और आप अगर इनसे बात करो, रामदेव अग्रवाल जी के कोई भी इंटरव्यूज देखो, तो बड़ी सिंप्लिसिटी से वो बताते हैं कि क्यों वॉरेन बफेट है. तो पहली चीज ये है, उस आदमी को सरलता से अपनी बात को कम्युनिकेट करना आता है, और वो जो बात करते हैं दैट अप्लाइज टू 90%, मोर देन 90% पीपल ऑन द वर्ल्ड. प्रॉब्लम ये है कि नोबडी फॉलोज दैट. तो जब हमने भी पढ़ना चालू किया, व्हेन आई वाज लाइक 22, 21, 22, तो मैंने बोला बुढ़ा सटी आ गया, इसके हिसाब से तो पैसा बनेगा नहीं अपना.
तो हम गए, ऑप्शंस खरीदा, सब कुछ किया। वो खिचड़ी के अंदर जैसे ना अभी बात कर रहे थे ना, सीधा जाके हाथ डाल दिया, फिर हाय 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 हाय, हाँ, मुंह जल गया, हाथ जल गया। फिर वापस आए तो बोले सॉरी सर, गलती हो गई, अब आपकी सुनेंगे। जब उनकी सुनी पैसे बन गए। तो मैंने ना उन्हीं की सुनी है, वही धीरे धीरे डालो, डालते रहो, अच्छे बाइज करो, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदो, पैसिव रहो, बहुत ज्यादा एक्टिविटी मत रहो, दूर रहो। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। तो उनकी ना एक एक लाइन को, या उनकी और मंगर साहब की एक एक लाइन को मैंने जिया है, और मैंने इंपैक्ट देखा कि एक आम व्यक्ति जो एक व्यवसाय कर रहा है, एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, या सर्विस कर रहा है, या एक कंसल्टेंट है, या कुछ भी है, जिसके पास टाइम नहीं है मार्केट्स को देखने का, उस आदमी के लिए वॉरेन बफे की लर्निंग्स शुड बी एंग्रेव्ड इन गोल्ड एट हिज हाउस। बस अब इससे नीचे मैं कुछ नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई एक्टिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर जब वो कोई स्टॉक लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी थीसिस कहीं ना कहीं से डेवलप होगी कि ये व्यक्ति की थीसिस मेरे को ठीक लग रही है, ये व्यक्ति की लग रही है, पर उनका वो काम है, वो करते हैं। He has interest, he has spent time, he has invested a lot of efforts and resources to learn that thing. तो मुझे लगता है कि अगर आप एक आम व्यक्ति हो जो स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहता है, जिसको स्टॉक मार्केट पे ध्यान नहीं देना, यू शुड फॉलो वॉरेन बफे। उसके अलावा आपको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्लस वो उनका एक और किस्सा चलता है, मैं आप तीनों का ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ही स्टिल लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, Yes. पुरानी गाड़ी चलाते हैं, और हमारे कुछ दोस्त हैं मर्सिडीज ले लेते हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। डू यू थिंक फ्रूगल लेना चाहिए या मर्सिडीज खरीद लें? दोनों है, आप कौन सी पर्सनालिटी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उस पर डिपेंडेंट है। मतलब यू आर न्यूट्रल, मतलब इट इज एन इंडिविजुअलिस्ट चॉइस। Individualist choice. Personally, when I was young, like 20s में, early 20s में, when I तो joined इच्छा the होगी। business 21, my only motivation was materialistic things, बहुत frankly telling। लेकिन वो 2 साल में ही मिल गई शायद, ठीक है। मतलब जितना सोचा था कि 10 साल बाद ये होना चाहिए, वो लिस्ट मैंने 7 साल में पूरी कर दी, ठीक है ना। तो जब वो पूरा हो गया, अब उसके बाद भी 2-3 साल, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। So with time, as I am crossing my mid 30s, then I am realizing what is the purpose of my life। ये तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या next? So now you have higher purposes in life. Correct। तो वो अब जो है ना, जो materialistic things हैं, उनका चार्म खत्म हो गया है। तो I need some new motivation, क्योंकि that was my original motivation। सब एक दिन माटी में मिल जाना है सर। नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है भाई, माटी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि अब उसको करने में मजा नहीं आता। एस्पिरेशन, अब रोल्स लेनी है, ठीक है। प्राइवेट जेट लेना है, ठीक है। तो या तो वहां सोचो जाके, ठीक है। बट दैट जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, इट्स लाइक नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज मेकिंग मनी, creating wealth आपको प्रोसेस for myself and for others। तो वो अब प्रोसेस में मजा आने लगा है। सो इट्स लाइक कि इसलिए मुझे वॉरेन बफे की भी कहीं ना कहीं देख, इसलिए मुझे पहले नहीं समझ आते थे वो, लेकिन वो फ्रूगल एटीट्यूड एंड एवरीथिंग वो पहले नहीं समझ आता था। अब इसीलिए मैंने बोला कि 1.5-2 साल में पढ़ने लगा हूं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे रिलेटेबिलिटी दिखती है कि हाँ यार, इतने पैसे एक लिमिट के बाद इट डजंट गिव यू दैट किक, वो किक जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता। एंड जो आपने कहा कि कैश पाइल क्यों कर रहे हैं वो, अच्छा, मे बी ही इज, हाँ वो मैं अभी मेरा हाँ। थॉट प्रोसेस वहीं चल रहा था जी, कि maybe। क्या रीजन हो सकता है। मे बी ही इज वेटिंग फॉर सम क्रैश और सम रिसेशन, because that has been his हाँ, तो policy। कहीं ना कहीं Rothschild तीनों का point family, वहीं पे- He's Rothschild not, हाँ, family, मतलब at the end of the today he's not finding a value buy। Rothschild family की भी यही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रही है। सर कुछ तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं भी तो दूसरे पॉडकास्ट में कुछ बोलूं। रॉथस्चाइल्ड ठीक भी है, ले चलो, आया। आप बोल तो चुके हैं, आप बहुत तो बोल चुके हैं, हमें भी थोड़ा सा बोलने दो। वाओ। सर आपका क्या कहना है, मतलब अराउंड, क्योंकि आजकल देखा गया है काफी ज्यादा, आई विल कम टू यू, हाँ, हाँ। काफी ज्यादा लोग लग्जरीज के पीछे जा रहे हैं, एंड वहीं पे वॉरेन बफेट सर गिव्स एन एग्जांपल ऑफ बीइंग फ्रूगल, ऑल्दो ही हैज अ जेट बट स्टिल बीइंग फ्रूगल। तो आपका इस पे क्या कहना है? इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, मतलब Personal, इसमें ठीक। कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिसका There's जो no शौक right है, or wrong हाँ, based on you। उसको आप जेनरिकली तो नहीं बोल सकते। ठीक है, व्हाट अबाउट यू संजय जी? देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अभिषेक भाई, अरे यार, पूछ लीजिए। ज्यादा शराब पीने से शराब की तलब कम होती है, ज्यादा होती मैं तो पीता नहीं हूँ, तो फिर सोचना मतलब एक पड़ेगा। जनरली ज्यादा होती है? ज्यादा होती है? हाँ, ऐसा- जितनी कैमरामैन ज्यादा- बोल रहा है ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती हाँ, है। सिगरेट का भी यही एग्जाम्पल है। कोई भी नशे का जो कोई भी लत होती है, जी, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो चीज करने के बाद है ना, वो बुझती नहीं है। तो जो अगर आपकी लाइफ
मटीरियलिस्टिक पॉइंट्स के अराउंड चलेगी तो आप जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यू कुड बी क्या कहते हैं, आपको ना हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आपको प्लेजर मिलेगा। प्लेजर इज शॉर्ट लिव्ड, हैप्पीनेस इज लॉन्ग लिव्ड। प्लेजर का मतलब होता है आपका डोपामिन हो गया, ओ माय गॉड मेरे पास रोल्स आ गई, मेरे पास, अरे यार पतरा ही है ना, मारुति भी पतरा है और रोल्स भी पतरा है, दोनों मेटल शीट ही तो है भाई, ज्यादा जानेंगे मेटल वाले हैं। दोनों है तो मेटल कंपनी से जाता है हाँ, material। इधर से तो जाता है, ठीक है। रोल्स वाले थोड़ा बोलते होंगे यार 4 बार ज्यादा घुमा देना और क्या। हाँ तो बस ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मटेरियल गेन्स ऑफ लाइफ कैन नेवर बी सेटिस्फाइड बाय चेजिंग मटेरियल गेन्स, ठीक है। ये मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ की फिलॉसफी रही है। व्हेन आई कुड अफोर्ड अ मर्सिडीज आई वाज ड्राइविंग अ होंडा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी 2 चॉइस होती हैं, या तो वो अपना टाइम खरीद सकता है या वो अपने जिंदगी को पूरा टाइम स्लेवरी में दे सकता है, विच कुड बी अ जॉब और समथिंग, यू नो। स्लेवरी का थोड़ा हार्श टर्म है। देखिए आप आज जॉब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गलती है, पर अगर आप जिंदगी भर जॉब कर रहे हैं तो आपकी गलती है, फिर आप मतलब अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाए हो कभी भी, ठीक है। तो मैं जो इस थीसिस में कि भाई आपने घर ले लिया, 5 बेडरूम का घर है, अब यार कितने घर ले लोगे, कितनों में जाके रह लोगे? तुम्हारी 16,108 रानियां हैं क्या कि तुम्हारे को हर जाके एक एक घर बनाना है सब रानियों के लिए? एक रानी है तुम्हारी, एक वाइफ है या फिर एक फैमिली है, तो ठीक है एक घर बना लिया तुमने, अच्छा उसमें हाँ ठीक है इंटीरियर बेटर करना है, ये करना है, वो करना है, तो ठीक है। हाँ समटाइम्स यू से कि यार मेरे को बेटर कार लेनी है, बेटर ये लेना है, तो आप अपने अफोर्डेबिलिटी के रेशियोज लगा लो। जैसे मैं कहता हूँ इफ यू कैन बाय ट्वाइस यू शुड बाय वंस। अगर मैं 2 मर्सिडीज खरीद सकता तो मैं एक खरीद लूंगा, मैं 2 आईफोन खरीद सकता तो मैं एक खरीद लूंगा। तो पॉइंट ये है कि आप अपने रेशियोज लगा लो कि मैं किस पॉइंट पे आके क्या डिसीजन लूंगा और उसके लिए मेहनत करो, तो कोई प्रॉब्लम, लिव अ गुड लाइफ, लिव अ हैप्पी लाइफ, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इसमें थोड़ा सा एक Did ऐड ऑन you- कर, हाँ एक डेविएशन है मेरी थॉट प्रोसेस में सर इसमें। करो क्लेश जैसे करो। मैं कलेश नहीं करूंगा, लेकिन द डेविएशन इज कि जैसे कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप सब क्योंकि स्टॉक्स वाले हो और वो काम करते हो, वो मैं काम नहीं करते हम, इकलौता- हाँ, but हाँ वो ठीक काम है, नहीं हाँ। करते जी, लेकिन जी, स्टॉक्स का काम करते हो जी, जी, जी। बहुत साफ सुथरा, हाँ। बिना किसी उसके, ठीक है। तो जब आप स्टॉक्स का काम करते हो तो एक कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल सा चल रहा है आजकल की फाइनेंशियल फ्रीडम कि उसके बाद मैं फ्री हूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसलिए डिफर करता हूँ क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। जैसा मैंने अभी लास्ट रिप्लाई में बोला कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो खत्म हो गए, अब उसके बाद क्या पर्पस है अपना, ठीक है। तो आई फील लाइक आई वुड बी हैप्पी टिल द टाइम आई एम वर्किंग एंड आई वुड लाइक टू वर्क टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। आई डिडंट मीन I फाइनेंशियल want to फ्रीडम। chase the goal, the ambition that I have. नहीं, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम से ये मतलब नहीं कि जिस दिन से मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ मैंने डबल काम करना चालू कर दिया है, मतलब मैं ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गया। देखो, बट यही इट चीज कह इज रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल हाँ करो। फाइनेंशियल फ्रीडम इज टू परस्यू माय पैशन, जो मैं जिंदगी भर करना चाहता था। देखिए मैंने क्या कहा, आज करीबन 2/3 भारत जो है वो 100 रुपया पर डे की इनकम से कम पे है। 2/3 भारत 100 रुपए पर डे इनकम से कम चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन लोगों के पास जॉब के अलावा कोई मेजर विकल्प है नहीं। आउट ऑफ दिस ऑडियंस 99.9% मजबूरी है कि वो आज जाके उनको 100 रुपए कमाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये एक बंदे को जो आज समझो 3,000 कमा रहा है, उसके परिवार में से किसी को 20,000 की नौकरी लगती है, तो वहां पे तो शोर शराबा हो जाएगा, डांस हो Correct. जाएगा। पर अगर वो व्यक्ति अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिजाइन कर ले और 15-20 साल में इतना पैसा ले आए कि वो अपने हिसाब से जिंदगी को जी सके, अपने हिसाब से काम कर सके, जैसे मैंने किया। मैं भी पहले देखिए जॉब ही किया मैंने 16 साल, बट वो 16 साल में ये कॉन्शियस डिसीजन था टू गेट आउट ऑफ दिस ऑन सम डे, एक टाइम पे निकल जाना है और वो चीज फॉलो करनी है जो मेरा हमेशा से पैशन था, जो टीचिंग था, कंटेंट क्रिएशन था, जो भी था। तो आई थिंक मैं उस फाइनेंशियल, मैं रिटायरमेंट नहीं कह रहा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कह रहा हूं। वाओ। तो तीनों ने एक अच्छा ओपिनियन दिया है यहाँ पर कि एक इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस है, एंड ये वाला पॉइंट को मैं भी एग्री करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त ने भी अच्छी गाड़ी ली है, बट ही टुक व्हेन हिज इनकम वाज लाइक 3-4x एंड वो उसको अफोर्ड कर सकता है। बट प्रॉब्लम आज की लोगों के साथ ये हो रही है कि लेट्स से इफ दे आर हैविंग $1 lakh सैलरी, they want to buy a car worth 70 lakh rupees, कार most छोड़ of दो, it 1.5 लाख का फोन लेना ना। exactly, हाँ लाइन लगी हुई है सर, रात मैं बॉम्बे में था, लगी हुई है। मैं उस दिन बॉम्बे में था जब वो स्टोर पे अच्छा, जियो आज मॉल भी वाले, ट्रैफिक तो उसी के That- कारण लगी होगी। वो मैं संजय जी से एग्री madness. करता हूँ, वो है बेवकूफ जनता। वो हाँ, वो मुझे लगता That है, is definitely बेवकूफ वो मुझे जनता। एक लगता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो एक्चुअली में लीड बंदा होगा, भले 2 दिन रुक जाता हूँ, मेरे को भले ही 10-20% ज्यादा भी देना पड़े, 30% भी ज्यादा देना पड़े, मैं ऐसे ले लूंगा। रियली ही हैज लेट्स से उसके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा हुआ, तो उसके लिए क्या चीज है? इफ ही इज रियली फॉन्ड Yeah, the ऑफ, point is, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अपने कोई कस्टमर है, अच्छी वॉल्यूम खरीद रहा है,
तो उसको जाके 1-1.5 लाख का फोन दे दिया। खुद ही दे देंगे ऑब्वियसली, ठीक है बिकॉज़ ना? आपको इतना फायदा हो रहा है ठीक है उस ना? कस्टमर से। मैं 40,000 का फोन यूज करता हूँ। नहीं वो मैं I समझ रहा can हूँ। देखो definitely आरओ afford। क्या है ना, एक्चुअली ठीक है। जो मिडिल क्लास जनता है या जो पुअर माइंडसेट की जनता है, वो आरओआई ड्रिवन चलती नहीं है। लोग अंबानी को गाली देंगे 5,000 करोड़ की शादी कर ली, उसमें से उसने 1 लाख करोड़ की डील्स करी होंगी, किसी को नहीं पता। 1 लाख करोड़ की छाप चुका होगा, डील अगले 2-3 साल में वो मटेरियलाइज हो जाएंगी। दे आर आरओआई ड्रिवन। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली 16,000 करोड़ वो जियो से निकाल चुके हैं। चलो वो तो उन्होंने फेयर बढ़ा दिया, हाँ, वो तो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ठीक है, बिजनेस। हाँ। पर एक अलग से, हाँ, correct। फेसबुक को बोला कि तू अपना डेटा सेंटर यहाँ ले आ, वो एक डील हो गई, एक नया ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, अभी उन्होंने जेट लिया 1000 करोड़ का पीछे, अभी 2 दिन रिहाना पहले। ताई के कॉस्मेटिक ब्रांड के भी इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर वो हैं। उसके अलावा मतलब 50 चीजें हैं यार, 50 चीजें, सॉफ्ट मैसेजिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन डन। बट पॉइंट इज कि आप अगर उनकी कोई भी अप्रोच देखोगे, अगर आज वो 1000 करोड़ का प्राइवेट जेट भी ले रहे हैं ना, वो उस 1000 करोड़ में बैठ के ये सोचेंगे कि इस साल में इस प्राइवेट जेट को ऐसे कैसे यूटिलाइज करूं कि इस पे से मैं 10,000 करोड़ निकाल लूं। तो उनका आरओआई ड्रिवन अप्रोच है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन अप्रोच है। क्या जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो, राइट? यू कैन बाय अ सिंपल Asus या किसी Acer का लैपटॉप भी खरीद सकते हो, बट या लॉट ऑफ पीपल, बट यू कैन आल्सो बाय अ मैकबुक प्रो हाई एंड इन दिस थिंग। उसको आप कैसे उस लैपटॉप को यूटिलाइज करते हो, इट्स अप टू दैट, राइट? इट्स लैपटॉप इज जस्ट अ डिवाइस दैट यू कैन यूज इट टू वाओ। अब अभिषेक भाई, मेरा बेटा गेमर है, एविड गेमर है। तो आसूस यूज करते होंगे? नहीं, तो उसके लिए सेटअप बना, वो 2.5 लाख का सेटअप बना, 2.5 लाख आपका रुपए कितने का का सेटअप है खुद का? मेरा जो लैपटॉप है वो 75,000 या 70,000 का है, उसका 2.5 लाख का सेटअप है, बट इट इज रिक्वायर्ड ही, बिकॉज ही इज डूइंग गेमिंग, वो खेल रहा है, उसको उस तरीके के need कार्ड्स based चाहिए, वो बिल्कुल। होना चाहिए। और उसको मैं बोलता हूँ, मतलब तू मेरे 3.5 लाख लगवा रहा है, तू करेगा क्या पहले तो बता। फिर वो बताता है मेरे को क्या आरओआई देगा, वो तो आरओआई हो गई। तो efficiency पहले देता है, आरओआई productivity देखो, देता है। यूटिलिटी देखो, बस। यूटिलिटी नहीं, बेस्ड। आरओआई देखो, आरओआई नॉट No, so I नेसेसरली have- मनी, इट कुड बी टाइम सेविंग, Correct. इट कुड बी एफिशिएंसी। समटाइम्स यू नीड अ प्रोडक्ट बिकॉज यू वांट कि यार, उस जैसे दुबई है, आप दुबई में जब जाते हो ना, तो जितने डील्स वहां क्रैक करते हैं, तो लोग वहां लुई विटॉन की बेल्ट पहनेंगे, जूते पहनेंगे, बढ़िया सूट पहनेंगे, बिकॉज वो उस जगह की रिक्वायरमेंट है। उधर अंदर घुसने नहीं देंगे आपको जब तक आपने उस तरह का ड्रेसिंग नहीं किया होगा। तो वहां पे अगर कोई लुई विटॉन की बेल्ट पहनता है या वो फेरोगामी की बेल्ट पहन के शूज और ये सब पहनता है, तो मुझे लगता है वो सेंसिबल है, बिकॉज वो ट्रेड में उस लोकेशन पे है जहां पे इन चीजों को वैल्यू किया जाता है ट्रांजैक्शन करने से पहले। तो वो आरओआई ड्रिवन अप्रोच है। पर तुम साला छपरी आदमी, तुम्हारी औकात नहीं है 1 लाख रुपए की तुम्हारी तनख्वाह और तुम 2 लाख रुपए की बेल्ट पहन के ऑटो से उतर रहे हो, तो फिर तुम्हारी क्या मतलब, फिर तो तुम गधे हो। वही वाली बात, इसी 1 लाख की context तनख्वाह को पे- अगर ना आईफोन के हिसाब से डालो, करेक्ट ना, इमेजिन दोस 100 पीपल जो बाहर खड़े हैं उस स्टोर के, सर 100 नहीं, उसमें और नहीं कुछ थे, zeros मेरे को लगाइए। लगता है 100,000 बहुत थे लगा यार, लो। बिल्कुल, पगलापन हो गया था बट बीकेसी में उस दिन। लेट्स अज्यूम वो लोग खड़े हैं बिकॉज़ दे वांट टू बिकम एन इंस्टाग्रामर, हाँ, देन योर आईफोन इज द परफेक्ट A valuable Tell thing. me one thing, because we are talking about this thing. अभी हाल फिलहाल में कल की खबर है, एक बैंड है Coldplay. हाँ, In case हाँ, you हाँ। don't उसके know, concert कल Yes, yes. उनके टिकट आए, Book My Show was down for almost an hour, लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद उसके टिकट्स ओपन हुए and suddenly people are अच्छा, स्टेडियम की कैपेसिटी is 50,000, ठीक है? एंड 6,500 रुपए में खड़े होने की टिकट बिक रही है, 35,000 में लाउंज की टिकट बिक रही है, एंड विद इन एन आवर सारी बुक्ड हो गई है, मतलब लोग लड़ रहे हैं। ब्लैक में 6,500 की टिकट 1.5 लाख रुपए में बिक रही है। व्हाट इज इट सजेस्टिंग अबाउट आवर इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट? क्या हम सब में सही में इतने रईस हो गए हैं इंडियंस? ये आईफोन की लाइन लगे जा रही है? सर क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज चेंजिंग? बिहेवियर चेंज हो गया या लोगों के खाने में कोई चरस गांजा मिला है? क्या हो रहा है सर, आप बताइए प्लीज। शौक है, सो लोगों को शौक है कि शौक चलो- बड़ी चीज हाँ, है। शौक बड़ी चीज है, exactly. डू यू बोथ बिलीव कि शौक है? ना, मुझे लगता है नहीं। कुछ और भी मेरी होगा। thesis अलग है इस पे। सर मेरी आप अलग है। थीसिस बोल ही दो, और आप दोनों काउंटर कर ही दो इस बार। हाँ, देखो, थीसिस मेरी ये है कि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द अमेरिकन कल्चर, ठीक है? वो ये कह रहे हैं कि वी विल बोरो फ्रॉम आवर फ्यूचर सेल्फ, बट वी विल लिव हैप्पी टुडे, ठीक है? योलो कहते हैं ना, योलो, यू ओनली लिव वंस। तो हम अपने फ्यूचर से बोरो करेंगे और आज निपटाएंगे। आज मैं कोल्ड प्ले देख के जाऊंगा, 4 फोटो डालूंगा, सबकी जलाऊंगा, ठीक है? कि भाई मैं जा सकता हूँ। आज मैं नया आईफोन लेके आऊंगा, सबकी जलाऊंगा। या फिर आज तो यू नो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, जैसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं हमारे ट्रेडिंग वाले सेटअप्स में, तो ये रिवेंज सा भी मोड हो गया है। बिकॉज पीपल, एक ने किसी ने दिखा दिया कि मैं तो यार दिलजीत का शो खरीद लिया 25,000 में, जो ओवर मिनट, सॉरी ओवरनाइट भी नहीं, ओवर 3 मिनट 3 सेल मिनट हुआ सेल था। हो गया था, तो भाई मैं भी 30-35,000 में उधर जा रहा हूँ। अब मैं- दिल्यूमिनाटी। हाँ, दिल ल्यूमिनाती, हाँ, दिल ल्यूमिनाती। तो अब जो अगली चीज करूंगा, तो अब कोल्ड प्ले आ गया, अभी वो रिहाना आ जाएगी, अभी कोई आ जाएगा, तो सब कोशिश करेंगे एलन कि- वॉकर भी आ रहा है, आई थिंक सो। हाँ। हाँ, फेडेड तो वाला। मतलब एट द एंड ऑफ द डे
यू आर, दो चीजें हो गई हैं, एक तो फोमो ने मार दिया सबको भाई, मार दिया सबको, खत्म। ये है वो चरस जो आप बोल रहे थे ना, खाने में चरस मार दी है, ये फोमो वो मिला फोमो दिया है, है। ये फोमो डाल दिया है। दूसरी चीज है कि भाई मैं तो आज ही जीने वाला हूँ, मुझे पता नहीं मैं शादी करूंगा कि भी नहीं करूंगा, मैं तो आज ही जवान हूँ, मेरे दोस्तों में मेरा वो करना है, मेरे को अपना नाम ऊंचा करना है, तो भाई मैं आई एम बोरोइंग इसमें एक चीज नहीं देखी आपने, कोविड के बाद ये ट्रेंड ज्यादा नहीं ज्यादा बढ़ आ गया, क्योंकि सबको रियलाइज हो गया अपन किसी भी दिन निपट सकते किसी भी हैं। दिन निपट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सारे चेंजेस जो है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इट इज आफ्टर 2020 लॉकडाउन। जिंदगी आपको ना पता है- मिलेगी दोबारा। अच्छा, Correct. कल issue बोला क्या हुआ, वो। अभिषेक भाई, करेक्ट, कि- स्पेशली जेन जी, द हाँ। यंगर वन, जो अभी 18-20 साल के हैं, 22 साल के हैं नहीं, ना। और ये फोमो वाली बात सही बोली है। हाँ। तो मुझे किसी ने बताया, somebody जो ये सब कॉन्सर्ट जाते हैं, बोले मुंबई में पहले ही एक और बार आए थे, समथिंग लाइक दैट, एंड उस समय पे गए थे, बोले खतरनाक भीड़, खड़े होने की जगह नहीं, 1 घंटे की लाइन अंदर पहुंचने में हमें लगी, वॉशरूम आप जा नहीं सकते, एक बार आप करें, मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा हो चुका था उस समय पे, एंड आधे लोग, मतलब पूरा डल क्राउड। रीजन ये था कि उस समय पे, तब तो इतना इंस्टा भी नहीं था, 80-70% पीपल केम जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो। तो That उनको भी nothing नहीं to do with पता। Coldplay. मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा जो टिकट के लिए इतने कहते, शायद भाई आधे लोग तुमने, जानते भी ना हो कोल्डप्ले अरे तो यही मैंने पूछा, भाई तुम लोग इतना कितने गाने सुन लिए? बोले 2 सुने। मैंने फिर इतना क्रेज क्यों? बोले अभी दिसंबर तक का टाइम है, लिरिक्स रट लेंगे ताकि उधर बोल सके। बोला अच्छा चलो। अच्छा अभिषेक भाई, जैसे पिछले 5 मई 2023 को बैकस्ट्रीट बॉयज आए थे हाँ। दिल्ली में, हाँ, बॉम्बे हाँ, में, हाँ। बैंगलोर आते ऐसे रहते हैं आजकल, हाँ। विदेशियों को पता है सबसे बढ़िया इधर काटने के लिए आ जाता है, अच्छा। जस्टिन बीबर आ जाता है, ये आ जाता है। मैं तो childhood टिकट fan सोल्ड रहा आउट तभी होंगे ना 2-2 3-3 मिनट अब में। फिर वही जस्टिन तो बीबर होंगे। थोड़ा गरीब है, मतलब सब पैसा कमा के भी बनियान और चड्डे में ही आता है, बट ठीक है। हाँ हूँ, वो भी दिखाता है बाहर। हाँ, वो भी बाहर दिखाता है, थोड़ा गरीब तो है, but बैकस्ट्रीट हाँ। बॉयज आए, तो एट दैट टाइम मेरे तो चाइल्डहुड फेवरेट रहे हैं, मतलब अरे बिल्कुल, हमारी जनरेशन के वो king रहे एवरीबॉडी हैं। वो, हाँ। और फिर गेट तो डाउन मैं गया देखने, ठीक है, मैं गया देखने, बहुत एंजॉय किया मैंने। 7-8 हजार रुपए की टिकट थी, 7,000 8 हजार के हम 2-3 फ्रेंड्स गए थे, देख के आए, मजा करके आए, बहुत धमाल रहा। तो हमारे लिए अब वो 7-8 हजार हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है यार लाइफ में। अच्छा वहां क्या इशू, ये ब्लैक नहीं था, कुछ नहीं था, ये सब नहीं हुआ, बढ़िया से मिल गए। वो इतने नए लोग जानते नहीं है, जेनजी उनको जानती नहीं हाँ, है। बैकस्ट्रीट को हाँ, नहीं Backstreet जानते को होंगे, जानते हैं। नोबडी जहाँ नोज़ हमारे बैकस्ट्रीट्स आसपास वाले बैक सब और वो 30-35 के सारा। ऊपर थे, 30-35 के ऊपर वाले ही सब आजू-बाजू में खड़े हुए थे। तो ये था, नहीं, बहुत अच्छा बट मजा भी डू आया। यू नो द क्रेज? मैंने ऐसे ही एक स्टोरी डाली कि ऐसा ही मैं चेक करना चाहता था ह्यूमन बिहेवियर, कि मेरे पास टिकट है, आप बताओ। हाँ, Just हाँ, to आपने डाला test. ना? हाँ, देखा था। उसमें मेरे को कैसे कैसे डीएम आए, रिप्लाई मैंने 1-2 ही देखा। आई डोंट चेक डीएम सर, दिन में 800 डीएम्स रहता है, I'm मेरे पास sure. समय नहीं रहता। एक आता है, भैया मैंने अपने क्रश को वादा कर दिया था, अब आपका स्टोरी देखा सर, मेरे को दे दो, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी प्लीज। एक ने कर दिया, मैंने अपनी बीवी को कसमें वादे दे दी थी कि एनिवर्सरी बनेगी तो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में बनेगी उसी दिन। आपने तो बहुतों अब के वो रिश्ते दे दो। तोड़वा दिए। अब मेरे को गिल्टी फीलिंग होने लग गई, भाई ये क्या चल रहा है। आधों ने मेरे को दे दिया, भाई टिकट दे दे वरना तेरे को हम कर्ज दे देंगे। मैं बोला श्राप राप लग रही है ये तो यार टिकट के नाम पे। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे दोस्तों के पास जो टिकट है, मैंने बोला एक काम करो, एक वीडियो बना, बोला अभिषेक भाई थैंक यू, आपने मेरे को टिकट दिया, फिर मैं बोलूंगा अब मेरे पास 2 और टिकट है, चलो लाइक करो अब। बट जोक्स अपार्ट, थोड़ा सीरियस पे आ जाते हैं। आपने एक चीज कही थी, आप रियल एस्टेट में वर्क किए थे। मैं पहले शंकर सर से पूछना चाहूंगा, सर ये रियल एस्टेट का जो साइकिल होता है, बिकॉज हमने एक चीज बात करी, जैसे इन्होंने बताया निशांत जी ने, कि मेटल्स का भी साइकिल होता है, कमोडिटीज का साइकिल होता है, रियल एस्टेट का भी साइकिल होता है। एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक रियल एस्टेट के साइकिल कैसे हम इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं कि अच्छा when is the good time to invest into maybe real estate stocks या real estate, if you can throw some light. सो देयर हैव बीन साइकिल्स तो काफ़ी हुए हैं रियल एस्टेट में। ठीक है, जो इन्होंने भी जो पार्ट बोला था व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, आई थिंक वो रियल एस्टेट साइकिल अराउंड 2011-2012 के बाद चला गया था। तो वो बूम 2012 तक था एंड देन इट वेंट अवे। वापस वो शुरू हुआ 2021 के आसपास। सो 2012 से लेके 2020 तक इट वाज वेरी लो रियल एस्टेट। एब्सोल्यूट फ्लैट था, मतलब कुछ 12 to 21, 10 that's साल nice. was lull period अच्छा था। हाँ, तो वो डीएलएफ भी तो कब से स्टॉक भी वाज नॉट नहीं परफॉर्मिंग। रिटे इसमें रियल एस्टेट में मैं भी यही एग्री करता हूँ हाँ। कि उसके साइकिल का पैटर्न भी नहीं है एकदम हाँ। फिक्स्ड। अच्छा, इसका पैटर्न फिक्स नहीं मेरे है। हिसाब heavy से amount पैटर्न है है ना। कुछ चीजें आप देख सकते हो। सो फॉर अच्छा, एग्जांपल okay. अनसोल्ड इन्वेंट्री करके होता है, राइट? करेक्ट। ओवरहैंग। कि अब डीएलएफ अपना काम तो बंद नहीं करने वाला, वो तो करता रहेगा, लॉन्चेस थोड़े कम कर लेगा, लेकिन बिल्डिंग ही तो खड़ा करता ही रहेगा, उसको करना तो पड़ेगा ये सब करके, लेकिन बिक नहीं रहा है। सो आज भी अगर आपको पता लगाना है कि भाई क्या मार्केट है रियल एस्टेट का मार्केट, आप न्यूज़ आइटम्स में देखिएगा, आपको पर सिटी पता लग जाएगा कितना इन्वेंट्री आज भी पड़ा हुआ है जो अभी तक बिका नहीं है। इफ दैट नंबर गोज एक्सट्रीमली हाई देन यू नो यू हैव अ प्रॉब्लम। और ये रियल एस्टेट में ही नहीं है, अगर आप
आज पैसेंजर व्हीकल का डेटा उठा के हाँ, बहुत बुरा देखेंगे, हाल है। करेक्ट। बहुत बुरा हालत है। पैसेंजर व्हीकल हाँ, हाँ, right. 7.5 लाख गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पिछले 3 महीने से ये साइकिल हिल रहा नहीं है बिगड़ा है। गाड़ियां, पैसेंजर व्हीकल्स बिक नहीं रही है नहीं बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। मतलब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बिक भी रहे हैं, लेकिन वो जो गैप है ना वो काफी बड़ा है। इन्वेंटरी भरती Inventory जा रही बहुत है इसे ज्यादा है। इन्वेंट्री नहीं, ओवरहैंग कहते मैं हैं। देता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं OEMs को। सो अगस्त फर्स्ट वीक से दैट इज दे आर मेकिंग व्हीकल्स फॉर द दिवाली सेल टाइम, हाँ, राइट? हाँ। दैट इज द पीक पीरियड ऑफ एनी ऑटो सेक्टर कंपनी, ठीक है? इस बार वो अभी तक पीक नहीं आया एंड वी आर सिटिंग इन सितंबर एंड सितंबर तो खत्म हो गया, और क्या दिवाली क्यों around नहीं the हो रहा corner, सर 1 ये? month क्या more। क्या अच्छा पहले आप रियल एस्टेट वाला एंगल हाँ, थोड़ा सा बता सो दीजिए। सो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री से पता लग जाता है कि रियल एस्टेट का अभी करंट क्या हालत चल रहा है। तो अनसोल्ड इन्वेंटरीज अगर बढ़ रही हैं तो एक डाउन साइकिल पे है। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स अ इजी वे टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या स्टेटस है रियल एस्टेट साइकिल का। करंटली इट्स नॉट दैट बैड, जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो फटाफट बिक भी रहे हैं, बट ये कभी ना कभी तो रुकेगा, बिकॉज एक रुकेगा। टाइम आएगा जब आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच है वो चेंज हो जाएगा। सप्लाई माइट बी इवन मोर देन द डिमांड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड देन आपका वापस बेयर साइकिल रियल एस्टेट पे दोबारा Some- शुरू हो जाएगा। कैन इट बी सिमिलर लाइक अ 2008 थिंग? कैन बी, एनीथिंग्स पॉसिबल। ओके ओके। देखिए सर के पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, बिकॉज हम रियल एस्टेट में थे तो हम ये सब डेटा पढ़ते ही रहते थे। तो जो वो कह रहे हैं वो इन्वेंट्री ओवरहैंग कहते हैं हम उसको, कि ओवरहैंग मतलब लटकी हुई इन्वेंट्री, बिकी नहीं है। तो ऐसी इन्वेंट्री जब करीबन, हम जनरली एक रूल रखते हैं 40 मंथ्स के ऊपर चली जाए, मतलब आपको दोनों तरफ देखना है, सिर्फ इन्वेंट्री नहीं देखनी, आपको देखना है कि पर मंथ कंजम्पशन पे क्या हो रहा है। तो समझो 1000 घर पड़े हुए हैं उस जगह पे, और महीने में 10 घर बिकते हैं, ठीक है, तो यानी 100 महीने की इन्वेंट्री हो गई। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर यही इन्वेंट्री ऐसी होती कि भाई 300 घर पड़े हुए हैं और 10 घर महीने का बिक रहे हैं, तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 महीने की इन्वेंट्री ओवरहैंग कहीं भी चल जाती है। तो एक तो कोई भी जगह पे इन्वेंट्री ओवरहैंग अगर 40 महीने से ऊपर की हो गई है, तो यानी वो जगह रिस्की, बहुत रिस्की जोन में आ गई है। जैसे इट्स लाइक सेइंग कि प्राइस टू अर्निंग्स 30 के ऊपर चला गया, तो जैसे अपन निफ्टी के लिए कहते हैं ना कि पी 30 के ऊपर चला गया तो प्रॉब्लमैटिक है। इसी तरह रियल एस्टेट में ओवरहैंग 40 मंथ्स के ऊपर चला गया तो प्रॉब्लमैटिक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि रियल एस्टेट, अगर आप वो क्या कहते हैं ना, बेवकूफी वाला सिस्टम जानना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाना रियल एस्टेट में, तो जनरली इट इज T+2। अब T+2 बोले तो जैसे मार्केट में बुल रन आई उसके 2 साल बाद आपका रियल एस्टेट का बुल रन होता है। क्यों होता है? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो पैसा डाउन पेमेंट के लिए चाहिए वो लोग इक्विटी से क्रिएट करते हैं, और जब इक्विटी में वो बढ़ जाता है पैसा, तो उनको डर लगने लग जाता है, यार अब क्रैश हो जाएगा, अब क्रैश हो जाएगा, अब क्रैश हो जाएगा। फिर उनके घर वाले उनको बोलते हैं कि बेटा तू एक काम कर, प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जब वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो शेयर्स बेचते हैं और रियल एस्टेट खरीदना चालू करते हैं। तो जब वो रियल एस्टेट खरीदना चालू करते हैं तो उस टाइम पे रियल एस्टेट का मूवमेंट पॉजिटिव होने लग जाता है, इन्वेंट्री खत्म होने लगती है, नई नई इन्वेंट्री बिकने लगती है, जो अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो जनरल अगर आप पीछे का भी देखेंगे, जैसे 2009 में मार्केट चढ़ने लगी, वापस स्टॉक मार्केट धीरे धीरे चढ़ने लग गई, तो रियल एस्टेट भी चढ़ने लग गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब 12 का सर ने टाइम बताया, 12 से लेके 21 तक कुछ नहीं हुआ, तो 12 से लेके 21 तक मार्केट्स में भी कोई बहुत हलचल नहीं हुई है। मतलब मुझे याद है कि आई थिंक निफ्टी हैज नॉट गिवन एनी रिटर्न्स फ्रॉम 15 to 20। 2015 से लेके 2020 तक मोटा मोटी निफ्टी जीरो रहा है, तो निफ्टी जीरो रहा तो पीछे रियल एस्टेट भी जीरो रहा। भाई पैसा जनरेट कैसे होगा? नया पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा है। और स्टॉक्स का तो आप जानते हो डीएलएफ का क्या हुआ था। तो रियल एस्टेट साइकिल में 2 चीजें आप देख लो, पहले तो ये ओवरहैंग और डिमांड मैचिंग देख लो, और दूसरा आप ये देख लो कि क्या मार्केट्स ने 2 साल तक अगर कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया है, तो नाउ टाइम इज टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। क्यों हो रही है इतनी इन्वेंट्रीज? व्हाट कुड बी द रीजन? अभी जो इन्होंने बात करी, मैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आपकी इंडस्ट्री से जानना चाहूंगा, क्या लगता है क्यों नहीं बिक पा रही हैं? बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। वो वेरी स्कैरी। इट्स वेरी स्केरी। वेरी स्कैरी, क्योंकि आप बोल रहे हो जो अगस्त के फर्स्ट वीक से चालू होता है, हम वो बहुत ये मतलब हम इट्स सितंबर लाइक एंड वेरी में shoot स्लाइट, कर रहे हैं इट्स approximately। वेरी स्लाइट, वरना वो ऐसे चला जाता था। इस क्या बार हो रहा है? इट्स लाइक Problem गोइंग क्या हो रहा दिस है? वे। Yeah. ठीक, लो डिमांड, सिंपल 2 वर्ड आंसर, लो डिमांड। But ये कमर्शियल व्हीकल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में पैसेंजर व्हीकल में कंज्यूमर जो मार्केट है कमर्शियल ना, व्हीकल इज गोइंग जब हम कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं, देयर इज अ लो डिमांड। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, गाड़ी Correct. अनअफोर्डेबल हो गई है। अब आप देखो स्विफ्ट डिजायर भी जो है वो 10-10 लाख 12-12 लाख की हो गई है। आपको मैं एक मैथ देता हूँ, अगर किसी को 12 लाख की गाड़ी खरीदनी है, नहीं, इसमें सर सिर्फ टैक्सेस का ब्लेम नहीं है। हाँ, इसमें अगर आप देखें, क्योंकि ऑटो सेक्टर पिछले 4 साल से, कोविड के अराउंड से, कोविड के बाद भी
ऐसे जाता हाँ है एकदम ग्राफ, परपेंडिकुलर राइट। है ऊपर। और इनमें उसमें stock क्या prices भी हुआ, सर देखे हैं। हाँ। उसमें क्या हुआ, ऑटो सेक्टर ने क्या करा कि वो विदाउट एनी रीजन भी अपनी कार्स की प्राइसिंग बढ़ाते गए कि कस्टमर ले रहा है तो यार बढ़ाते जाओ, बिक तो रही है ना। दे वर टेस्टिंग द कस्टमर कि इंडियन कस्टमर कितना पे कर सकता है कंज्यूमर, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि अगर आप देखोगे, वो कहेंगे तो आप फोन करके बोलोगे यार ये कार चाहिए, एक नॉर्मल व्हीकल 12 लाख 15 लाख तक की मैं बोल रहा हूँ, जब आप फोन करोगे वो कहेंगे 3 महीने की 4 महीने की बुकिंग है, क्योंकि हाँ। वो चला आ रहा है एक टेंट्रम 3 साल से, राइट। लेकिन वो आपको 10 दिन बाद कॉल करेंगे और सर एक तीन आइए, एक निकल एक आइए। आइए 90% लोगों को ये अभी फोन अभी आ रहा है इस आपको टाइम पे, 2 दिन के और अंदर निकालना है। 3 महीने की बुकिंग कह के 10 दिन में देंगे, और जिस टाइम आप बुक कराओगे कहेंगे तो 3 महीने की बुकिंग है, लेकिन अगर आप छोड़ के जाने लगोगे तो 1,00,000-2,00,000 का डिस्काउंट भी दे देंगे उसी गाड़ी पे। आपके और हमारे कॉमन डिस्काउंट फ्रेंड है, नहीं चल रहा था पहले। आपके हमारे कॉमन फ्रेंड है जिधर पुणे वाले, हाँ, जो हाँ, 2 दोस्त जी हैं, जी जी समझ गए आप? जी, समझ गया समझ उन्होंने गया। दोनों ने अभी गाड़ी उठाई है, पता है आपको? हाँ ये पता तो है, बताया वो वाली कौन सी है, एमजी की हाँ 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 उठाई है। हाँ तो वो बता रहे थे मेरे को किस्सा, अभी मैं रिसेंटली उनके पास गया था तो हाँ, आप तो अभी अभी गए थे हाँ, दिल्ली, तो वो बता रहे थे गणपति के पास पास। तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने लड़ाई लगाई 2 डीलरशिप के बीच में, और फाइनली उनको जो कोटेड प्राइस था उससे 15% सस्ती मिली गाड़ी। जो 3 साल से नहीं हो रहा था, जो 3 साल से 15% नहीं हो रहा ये था, ये आ चुका है कंडीशन। हाँ, कंडीशन आ चुका है पिछले 3 महीने से, और ये क्या जून dealership- onwards, क्योंकि more डीलरशिप, or आपको मैं डीलरशिप का सब सिस्टम बताता हूँ क्या होता है। जैसे आप, मैं अगर टोयोटा की कोई डीलरशिप रखता हूँ, तो मेरे पास अगर 10 गाड़ियां हैं इन्वेंट्री में फॉर एग्जांपल, तो मुझे ना डाउन पेमेंट अपनी जेब से 25% करना पड़ता है उस गाड़ी को लेने के, क्योंकि टोयोटा कोई क्रेडिट नहीं देता, टोयोटा को तो मुझे पैसा पूरा देना है। जैसे वहां से निकली तो 25% मेरी जेब से गया। अब मेरी 1 करोड़ की गाड़ियां आई हैं तो 25 लाख मेरे चले गए, 75 लाख वेंडर फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, गाड़ी के अगेंस्ट। अब वो 75 लाख पे ब्याज का मीटर तो चालू है, खर्चे फिक्स कॉस्ट चालू हैं, लोगों की तनख्वाहें चालू है, तो डीलरशिप पे सब जबरदस्त प्रेशर है। तो आजकल डीलरशिप तो ऑलमोस्ट 0-0 लादर थोड़े लॉस पे काटते चल, इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा, इससे भाई से बोलेंगे तू डेक लगवा ले, तू जरा मैट लगवा ले, तू जरा ये करवा ले, वो उससे पैसे बना ले। ये हालत है आज और डीलर्स के लिए जो इन्वेंट्री luxury स्टोरेज segment- कॉस्ट इज अ वेरी वेरी हाई, कॉस्ट वेरी ऑफ कैरी इज वेरी एक्सपेंसिव हाई। थिंग। करेक्ट। नहीं, वो वैसे ही पहले भी उनमें ज्यादा मार्जिन नहीं थे, जो सर्विसिंग और वो कर रही है ना जो भी डीलरशिप, उसमें तो मार्जिन थे, क्योंकि वो सर्विस और स्पेयर पार्ट्स में कमाते थे। इन अ सिंगल व्हीकल सेल कंपटीशन की वजह से वो वैसे भी नहीं कमा नहीं पाते थे, अपना ही पोर्शन लेट गो करते थे कि इतना डिस्काउंट ले ले। और इसको सेव गार्ड करने के लिए मर्सिडीज ने एक ट्रिक कर दी है, पिछले उसने D2C ब्रांड बना दिया समझे, डायरेक्ट Wow. डायरेक्ट Got it, ऑनलाइन जो है ना, Okay. डीलर डजंट हैव कंट्रोल ऑन डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। ओके वो ऑनलाइन प्राइस आ रहा है, आप अभी गाड़ी बुक कराओ, कस्टमर जब जाएगा तो डीलरशिप इज जस्ट एन अनेबलर, वो बुकिंग Wow. में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मर्सिडीज की ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट हाँ, वो हो जाता है, वो फोन्स के साथ भी होता है ना, ये भाई ने अच्छा, 200 का discounts डिस्काउंट नहीं दे दिया, देना इसने 400 का चाहते दे दिया। Correct, तो correct, उन्होंने correct, कहा correct. कि हम तो इसी MOP कहते हैं, पे minimum बेचते हैं। operating price। हालांकि अभी किसी ने उन्होंने उठाई है, ठीक है, वो डीलरशिप ने ही जो है वो ऑनलाइन ही जो है ना वो प्राइस, क्योंकि उनको डिसाइड करना है वहां से, वो एक दिन अलग होगा, एक दिन अलग होगा, एक दिन अलग होगा। 2.5 लाख कम कर दिए हैं एक 60-70 लाख की गाड़ी में, मैं 2.5 आपको बता लाख रहा हूँ, 3 लाख 10-15% डिस्काउंट दे अगर दिया। स्मार्ट बायर है ना, वो 10-15% खींच के लेके जाएगा। अभी किसी ने मेरे ये तो नोन ने उठाई है, सब्जी वाला उसको type उसको भाव दिल्ली हो रहा है अभी। उसको एक हाँ। डिस्काउंट मिला, दिल्ली NCR डिस्काउंट मर्सिडीज वो से। 15 साल वाला शेयर है, 10-15 साल वाला। ये तो बड़ा गजब वाली चीज बता दी है दोस्तों, अलग अलग तरीके के डिस्काउंट मिल रहे हैं। बट अब मैं एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगा, आई विल स्टार्ट विद शंकर सर। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए काफी सारे लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, और उसके बाद घर पे हवन करवाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। सब अपने अपने हिसाब से, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई नमाज पढ़ता है इस चीज के लिए। एंड वो है, हम IPO अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत ये चीज करी जाती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। IPO का क्रेज हम सब ने देखा है लास्ट कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो बिफोर शंकर सर मैं आप पे आता हूँ, लेकिन मेरे पास इनके लिए एक पहला सवाल आया। मेड इन फोर्जिंग आपने बताया ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन लास्ट ईयर आप लिस्ट हुए हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ क्या काफी सारे बिजनेस माइंडेड लोग होंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे जो इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन को भी देख रहे हैं, एंड वो ये समझना चाहेंगे कि एक जब कंपनी एकदम स्क्रैच से बनती है एंड वो लिस्टेड होती है, क्या प्रोसेस होता है, और किसी को अगर पब्लिक जाना है उसके ऊपर, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर साइड से आ रहे हैं, तो आज अगर कोई युवा पीढ़ी में भी देख रहा है इस चीज को, हु इज प्लानिंग कि अगले 6-7 साल में मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करना, आई विल हैव डिफरेंट क्वेश्चंस अराउंड द सेम टॉपिक। तो मैं आपके फोटो के हिसाब से ये जानना चाहता हूँ कि मेड इन फोर्जिंग की क्या कैसे जर्नी रही है, और किस प्रकार से, व्हाट कुड बी द इनसाइट्स जो आप शेयर कर सकते हैं अगर किसी को IPO लाना है अपनी कंपनी का आज के समय पे।
आज की डेट में जो बिजनेसेस हो गए हैं, मैं दोनों को कर रहा हूँ। जैसा लास्ट पॉडकास्ट में आपके डेटा दिया था सर ने कि 1.5 से 2 लाख स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर्ड और 6.5 करोड़ एसएमईज हैं, करेक्ट। एसएमईज जनरली जो उनका आईपीओ होता है अंडर वैल्यू पे होता है। बहुत रेयर होता है कि कोई ओवर वैल्यू पे आ रही है, बट अंडर वैल्यूड होता है एज पर द सेक्टर पीई ऑल्सो, ठीक है। तो वो अंडर वैल्यू पे आता है, मिलता है। और देखिए इजीनेस हो गई है, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, सबके कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस हर दूसरे दिन तीसरे दिन अब आ रहे हैं, तो इट हैज दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन आई थिंक दैट विल ड्रॉप द मोरल ऑफ द एसएमईज हु आर एस्पायरिंग टू गेट लिस्टेड नाउ, जो एक तो वेट मतलब कर रहा था। डिफिकल्ट होने वाला है आने वाले समय पे। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बैकफायर भी बहुत कर सकता है इकोनॉमी को। अगर एसएमईज लिस्ट नहीं होंगी, जब 6.5 करोड़ एसएमईज हैं, एम्प्लॉयमेंट वही दे रही हैं सबसे ज्यादा, तो अगर वो लिस्ट नहीं होंगी तो इट कैन बैकफायर द इकोनॉमी एज वेल, विच मे बी द रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट रियलाइज एट अ वेरी लेट स्टेज। ये चीज बैकफायर करेगी, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप देखें, ठीक है बुल रन चल रहा था मार्केट का 2-3 साल से, लेकिन इसमें एसएमई को भी अच्छा, बहुत आप contribution डीमोटिवेट तो मिल नहीं रहा कर रहे कि भाई कंपटीशन ना है, फोर्जिंग वाले में ज्यादा लिस्टिंग ना है। हो मैं इस तो कह तरह रहा हूँ से? लिस्टिंग करवाओ, मैं तो अच्छा। यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेगुलेशंस ओके, टफ कर रहे हैं, कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड, ठीक है, which क्योंकि is फिर not तो good. मेन बोर्ड जैसी कंपनी हो जाएगी ना। अगर वही रेगुलेशंस आ गई तो फिर एसएमई कांट गेट लिस्टेड इजीली। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने भी यही सोच के एसएमई पे कराया था कि 3 साल हमारी नेट प्रैक्टिस होगी। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ऑडिटर, सीएस, ये सब टीम ऐसी नहीं थी उससे। वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ ह्यूज पीपल, बट ऐसे प्रोफेशनल्स की वो वाली टीम नहीं थी जो आईपीओ वाली कंपनी की हर 3 महीने में कंप्लायंसेस पूरी कर सके। तो अभी हम 6 महीने में आप 6 करते महीने हैं, वाले होंगे ठीक है। अब कोशिश कर रहे हैं हम उसको 1.5 साल हो गया तो 3 महीने पे लाने की, ताकि राइट। फाइनली जब आप पहुंचे जब टारगेट इसकी 3 साल में जाना है जाना वहां ही है, पर, तो जाना ही है। व्हेनेवर वी आर रेडी वी विल गो फॉर मेन बोर्ड, ठीक है। तो कंपनीज को जाना चाहिए, लेकिन दैट बीइंग सेड, सी कमोडिटी बिजनेस है, स्टील का बिजनेस है, जिसमें रिटर्न्स आर नॉट एज हाई कि भाई 50% का इबीटा है, 60% का इबीटा है। लेकिन आज की डेट में ऐसे बिजनेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे 50-60% का इबीटा है, द मॉडर्न एज बिजनेसेस जो स्टार्टअप्स यूजुअली कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बिजनेसेस को जिनका 50-60% का वो है, वो ग्रोथ बड़े इजीली उसी पैसे से कर सकते हैं। दे शुडंट गो फॉर आईपीओ, आई वुड सजेस्ट दैट, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग पब्लिक, तो कंप्लायंसेस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आपकी कंपनी, अगर आपके पास प्लान्स हैं, राइट प्लान्स हैं फॉर द ग्रोथ की, हाँ मैं इसको 10 टाइम्स भी ले जा सकता हूँ अगले 5 साल में, अगर मेरे पास ग्रोथ कैपिटल हो तो। ग्रोथ कैपिटल वुड बी द राइट वर्ड फॉर एन एसएमई टू क्या गो ये फॉर एन ग्रोथ आईपीओ। कैपिटल मतलब? ग्रोथ कैपिटल कि यू हैव अ विजन कि हम, हमारे जो आज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ कि भाई मैं ये 7 प्रोडक्ट लाइंस कर रहा था उस टाइम पे, 7 प्रोडक्ट लाइंस है मेरी, ठीक है, जो मैंने पिछले 12-13 साल में एक एक करके बढ़ाता गया हूँ मैं, हर 2 साल में एक नई प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब मुझे दिखता है कि आगे मैं इसके आगे की जब फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस लगाता हूँ, तो अभी तक मैं B2B बिजनेस में था, मैं B2C में भी चला जाता हूँ, B2G में भी चला जाता हूँ, ठीक है। उससे मेरा मार्केट का ओवरऑल जो साइज होगा वो बहुत बड़ा, पोटेंशियल मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उन फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस के लिए मुझे केपेक्स चाहिए, राइट। वन वे इज आई गो टू बैंक अगेन, ठीक है। अब उसके लिए प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, और ठीक है ना, चलो प्रॉपर्टी मेरे पास है, लेट से मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मुझे तो लोन मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन लीवरेजिंग बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगी, विच इज डेंजरस जब आप स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहे हो जो आपके लिए भी नए हैं, चाहे आपसे रिलेटेड हैं लेकिन नए हैं। लेकिन वंस दे आर सक्सेसफुल, दे विल दे विल टेक द कंपनी टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ पैट, क्योंकि आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस कर रहे हो, आपके पास डबल मार्जिन आ रहे हैं। तो अगर आपका शायद आज 3-4% का नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो वो 7-8% पे जाने के चांसेस हैं विद रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि 2 जगह का मार्जिन मिल गया ना मुझे, जो पहले प्रोडक्ट बना रहा हूँ फिर जो आगे वाला बना रहा हूँ, तो डबल का हो गया। तो that will give growth to the investors of the company. Of course, they have to wait for 3 to 5 years window. capex होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में बनना शुरू। ये एमएसएमईज के लिए क्रेडिट का एक्सेस, मतलब इज इट लाइक वेरी डिफिकल्ट? It's easy as well as difficult. वही वाली बात कि प्रॉपर्टीज अगर आपने बना ली हैं
बना रखी तो उसी है के अगेंस्ट तो कोलैटरल आपको कोलेटरल बैक आपको ही लोन्स मिल सकते हैं। इट्स ओनली सिक्योर्ड, मतलब ये अनसिक्योर्ड सब जो करके नहीं CDMS होगा? अनसिक्योर्ड और आर ये सब एक्सपेंसिव vis-a-vis the margins अच्छा, as well as they are not long term, ओके। they will be very short CGD, MSC और ये term. सब जो हैं नाउ 5 ट्रेड्स करोड़ कर दिया मैं आपको manufacturing बता के रहा हूँ, नहीं वो तो फिर अब बेस्ट प्लेटफॉर्म तो आ गया, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो ये स्कीम आई है बजट हाँ, में भी, हाँ। जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि 500 करोड़ से नीचे करके हम शंकर थ्रेशोल्ड सर को भी 250 एक करोड़ पास कर कर दीजिए, हेल्थ कॉशियस हो रहे हो दीजिए। नहीं नहीं चाहिए। अरे ये तो रोनाल्डो हाँ यार, सर गिर जाएंगे स्टॉक्स उसके। ऐसे निकाल के पियो। या कैरी ऑन। तो 500 करोड़ से 250 करोड़ कर रहे हैं थ्रेशोल्ड उसकी। तो क्या है, एमएसएमई को जो फंडिंग है that would be unsecured and in form of bill discounting, then again you have to rotate it in 90 days. देखो वो माउस ट्रैप है, ये जो है ना, ये खतरनाक माउस ट्रैप बनाया सरकार ने। अभी तक क्या हो रहा है, सारे लोग जो है ना धंधा कैश में कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लोन मिलता नहीं। अब क्या हो रहा है, वो लोग उनको डरा देते हैं, वो लोग जो चेक में करते बोलते साला तुम चेक में आ जाओगे तो भी धंधा, तो भी लोन नहीं मिल रहा। तो इन्होंने माउस ट्रैप कर दिया कि तुम चेक में आ जाओ, ठीक है। हमने पहले बैंक को बोला हुआ था कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के हिसाब से लोन देना है। अब बैंक डिसाइड करेगा तुम्हारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस देख के कि तुम्हारे को लोन दे सकता है कि नहीं अनसिक्योर्ड। नहीं, उसमें भी रेटिंग होनी चाहिए हाँ, कंपनी की। ऑब्वियसली रेटिंग होगी। हम्म। तो उसमें क्या हो गया है कि अब जो कंपनियां पहले कैश में काम करती थी ज्यादा, अब वो मोटिवेट हो जाएंगी कि चल भाई एक काम करते हैं, अपन चेक में काम चेक करते हैं, में करते हैं, ट्रांजैक्शन ज्यादा दिखेंगे, online transaction That ज्यादा right, दिखेंगे। लेकिन लास्ट 3-4 साल में वो कैश वाला ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, देखो, हो तो ऑलमोस्ट गया है, but they खत्म want हो to गया make है, it क्योंकि zero, वो obviously. यूपी ऑब्वियसली, मतलब जैसे पहले नीचे वालों में होता था कि जो रिटेल का काम कर रहे हैं या कुछ वैसा काम कर रहे हैं, तो अब प्रायर टू, मतलब सॉरी, आफ्टर यूपीआई दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड तो ड्रास्टिकली। कच्चे का धंधा वैसे भी करना नहीं चाहिए यार, वो काम की, because it doesn't बिल्कुल। add value So, to your अगेन operation. वो लिस्टेड स्पेस में समझता है ना हाँ, owner। सही हाँ, एक सोल प्रोप्राइटरी, unlisted सी और प्राइवेट sole लिमिटेड कंपनी proprietors। भी समझने लगी है हाँ। आज की डेट में, पहले नहीं अरे समझती but थी, sleepless nights लेकिन यार, किसी दिन सोल उल्टा पड़ोगे प्रोप्राइटरीज तो- जो हैं उसको नहीं समझ आता वो। सो बेसिकली आपका मोटा मोटा निष्कर्ष निकालो तो इनका तो कहना है कि डिफिकल्ट होगी आने वाले समय पे लिस्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ आईपीओस इफ वी कम लेट्स टू सी कि द अगली नोटिफिकेशन क्या आती है, तब तक वेट करते हैं। ठीक है बट Basically क्या- हाँ, sorry. या आई विल कम टू यू संजय जी। मुझे ना आईपीओ से एक दूसरा, इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल है। दिस एसएमई आईपीओ, आई नो बिकॉज इन द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड योर व्यू। थोड़े ओवरहाइप नहीं लग रहा ये आईपीओस इन जनरल, एसएमई आईपीओस? व्हाट इज इट सजेस्टिंग? क्या बहुत सारा पैसा मार्केट में आ चुका है? हाउ डू यू से, शुड वी इन्वेस्ट इनटू दीस थिंग्स? व्हाट आर योर? अभी अंदर का तो कहानी नहीं पता, मतलब यू नो हाउ दिस एग्जैक्टली ओरिजिनेट्स एंड एवरीथिंग, बट मैंने काफ़ी एसएमई कंपनीज को मैंने एनालाइज करके देखा है। ऐसा नहीं कि सब ओवरहाइप्ड हैं एट द मोमेंट। there are good companies. देयर आर डिसेंट कंपनीज जो मुझे दिखती हैं। थोड़ा फियर तो होता है, एक तो लॉट साइज भी ज़्यादा है, तो वो हाँ, 2-2.5 500 लाख लोग रुपए सब निकल जाता है। कितने रुपए Uh, जाते हैं एक सो उसमें? यू हैव टू बाय इन लॉट्स, Minimum यू lakh. कांट बाय 500 वन shares शेयर। minimum. नहीं 500 शेयर नहीं, 1 लाख से ऊपर की वैल्यू बैठनी चाहिए। अच्छा, मैंने last जब time एक लिया था वो तो उसके 500 हिसाब से shares. उस टाइम पे प्राइसिंग डिसाइड होता है, तो वो उसका शेयर का जो प्राइस होगा, अगर 500 शेयर्स हैं तो उसका प्राइस 250 रुपए 300 रुपए के हाँ, आसपास की right, रेंज right, में right, होगा। right. तो मैंने जब लॉट एक लिया जैसे था ही वो तो 1 2.5 लाख से लाख नीचे का आता है ना, सॉरी, मतलब जैसे ही वो 2 at लाख से least ऊपर लाख जाता है, रुपए तो they जाने divide ही the हैं, lot like into, he is they will mentioning. make 500 का 250। Okay, go ahead. Sorry. Yeah, so one is that. Second is obviously there's that fear कि you know you're putting in so much of money and थोड़ा सा untested kind of a company है because it's a very young company. That's one. Second is ये जो sound bites बीच में आते रहते हैं सेबी से और अलग-अलग लोगों से, so उससे थोड़ा volatility actually SME stocks में थोड़ा बढ़ गया है. But In the recent times. in the recent times. But believe me, you know, when you sit down and analyze, आप देखेंगे ना उसको, कुछ SMEs हैं which are attractively priced, जिसमें growth भी अच्छा खासा दिख रहा है, and they can actually turn वो into multi-baggers हाँ, बन सकते हैं। Okay, सारे बुरे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। If you do a proper risk है उसमें, so don't put Risk- all your capital. Actually, risk is there in everything. अगर आप मेन मैं बोर्ड थोड़ा कंपनी सा से यहाँ भी जाओगे advocate वहाँ पे भी करूंगा। होगा आपके पास। जी, स्टार्टअप्स के आईपीओ से बहुत कम रिस्क है उसमें। Startup funding से, I would say Startup- IPOs और नहीं, आईपीओ से भी कह रहा हूँ हाँ। मैं तो। ओह इज इट? मैं इस चीज पे बिल्कुल आऊंगा। संजय जी, हमने एसएमई के बारे में लास्ट Last time उसमें बात गया था। करी। बाय द वे, जो लोग सोच रहे हैं कौन सा पॉडकास्ट है, मैं एक पूरे प्लेलिस्ट है हमें अभिषेक कर पॉड्स, उसमें डालूंगा। उसमें इनके साथ भी वीडियो है, काफी सारे वीडियोस और भी आएंगे, वो जाके आप चेक करो। तो मुझे एक चीज बताइए, इन जनरल लेट्स फॉरगेट अबाउट एसएमईज,
ये IPO, बिकॉज मैं कल ही पढ़ रहा था दैट सितंबर, जब हम ये शूट कर रहे हैं सितंबर एंड के आसपास, इज 2000 मतलब लास्ट 14 साल में सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ IPOs, 14 IPOs बैक टू बैक एक ही महीने में, मतलब जिसकी बात चल रही है। क्या चल रहा है? बिकॉज एक और मैंने स्टार्ट्स देखा था, आई कैन बी रॉन्ग ऑन दिस पार्ट, तो मेरे को आपका ओपिनियन जानना है कि आई एम नॉट सेइंग वैसा ही कुछ होगा, लेकिन 2008 में भी कुछ ऐसा एक समय आया था जब बैक टू बैक दे धनाधन IPOs आ रहे थे। इन दैट पीरियड ऑफ टाइम बहुत पैसा उठाया जा रहा था। 100 प्लस IPOs या if I'm 100 not प्लस wrong, IPOs, हाँ। 120 या समथिंग कुछ आ रहे थे। एंड देन एक तो जब भी बिगेस्ट या लार्जेस्ट एक लग जाता है, लार्जेस्ट IPO इज कमिंग, तब उसी के बाद कुछ ना कुछ होता है। डू यू थिंक कि आगे भी अभी स्कोप है आने वाले में, अगले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, या ये बहुत ओवरडू हो गया है एंड यहाँ पर चीजें रुकेंगी? व्हाट डू यू थिंक बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? देखो, डेटा के बिना किसी भी चीज को संदर्भ में ले नहीं सकते हम। तो कुछ 2-3 डेटा पॉइंट्स देखते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा IPO था LIC का। अब उसमें ना कुल मिला के पूरे देश में से 140 करोड़ के देश में से 73 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 73 लाख, एंड इट बिकेम द लार्जेस्ट एवर IPO ऑफ कंट्री। दैट मींस अभी इंडिया बहुत स्कोप है इंडिया का। सेकंड चीज ये कि इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ कंपनीज, जो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था, 6.5 करोड़ SMEs, और कई ऐसी SMEs हैं जो महीने का 2-2 करोड़ का पैट करते हैं। पैट मंथली, जो मतलब स्टार्टअप सोच भी नहीं पाती बेचारी, है ना? वो तो बर्न चलता रहता है। तो ये 2-2 करोड़ का पैट कर रही है, यानी साल का 20-25 करोड़ कुछ का। इसी तरह की कंपनीज के बारे में आप प्रेफर कर रहे थे। मैं कंपनी जानता हूँ जिसने 15x रिटर्न दिया है। Let's not name that company. I'll not name Is them. it listed? Yeah, it is listed. Let people guess. April 22 में लिस्ट हुई थी। चलो, ये तो और बहुत हिंट दी। 15 गुना हो गई, और सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पंटरबाजी चल I have रही थी। guessed वैसे। क्योंकि सर आप मत बताओ, ऑडियंस को भी तो मेहनत करने क्योंकि दीजिए। जब लिस्ट हुई थी तब पैट था 11 करोड़, आज पैट है 70 करोड़। यस, एंड दे रेज्ड समवेयर अराउंड 55-56 करोड़ रुपीस दे हैड रेज्ड। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सर ने कहा कि बहुत अच्छे हीरे जवाहरात भी मिलेंगे आपको इसमें। 3000 crore is the market. हाँ, cap 3000 right now, crore is है the ना? market cap, सही है, right. सही guess कर। तो बेसिकली क्या है, इन्हीं के तो नहीं है, नहीं इनकी नहीं। मेरी बहुत छोटी मार्केट कैप है। तो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में स्कोप बहुत है। बहुत अभी 14 कंपनीज, देख आप अगर 14 कंपनीज भी लिस्ट होती है, उसमें मेरे हिसाब से 7-8 SME IPO होंगे, 10 SME IPO होंगे, तो साल की कितनी 100 ही तो हुई। अभी तो 6.5 करोड़ का नंबर है। 6.5 करोड़ में से मैं कहता हूँ छोड़ दो 10,000 कंपनियां तो लिस्ट हो, तो आज तो नंबर कितना है, 100-150 का ही नंबर है। तो मतलब वी आर, हमारे जीवन काल में तो कुछ ही नहीं दिखेगा। और इसमें एक और चीज है ना, SME 2015-16 से एक्टिव हुआ है 13 में तो प्लेटफॉर्म, लॉन्च ठीक हुआ है। था। 2024 शायद पता नहीं 3 महीने 6 महीने पहले तक का जो डेटा था, टोटल जो अमाउंट रेज हुआ है ओरिजिनल IPOs में SME IPO, दैट इज जस्ट 14,000 करोड़। टोटल कुल मिला के मेरे को नहीं लगता 250-300 14,000 करोड़, वही तो कह रहा हूँ। है 14,000 करोड़ It's का, just that, अगर आप आपको रिस्क research पर्सपेक्टिव से करनी भी बात पड़ेगी, कर रहे हैं तो evaluate करना एक पड़ेगा। कंपनी में 14,000 करोड़ चले जाते हाँ, हैं सही मेन कह बोर्ड रहे के हो, में। Right. Yeah. हम लोग इंडिया, वेरी इंडिया स्पेसिफिक इन आवर थिंकिंग, राइट? तो अगर इंडिया में अगर 1 रुपए का IPO हुआ है पिछले साल, इस साल, चाइना में 10 रुपए। और अभिषेक भाई देखो, इंडिया में ना IPO आने बहुत जरूरी चीनी है। इसमें भी आगे निकल गए, हाँ। चमगादड़ों के साथ है नहीं तो देखो पॉइंट ये है कि इंडिया को IPO की बहुत जरूरत है, क्यों? दोनों के लिए, क्योंकि निवेशक के पास विकल्प नहीं है और कंपनी उधार ज्यादा ले नहीं सकती, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। वो चाहिए, क्रेडिट प्रोफाइल चाहिए, कोलैटरल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और आप जो ग्रोथ कैपिटल की ये बात कर रहे थे, ग्रोथ कैपिटल को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, वो ये है भाई कि मैं कोई लंबी छलांग मारना चाहता हूँ, पर जब मैं लंबी छलांग मारने जाता हूँ तो हर महीने के एंड में मेरे को एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो मेरे को लंबी छलांग अलाउ नहीं करता, डेट। तो लंबी छलांग मारने के लिए मेरे को ऐसा हो गया, अगर एक छोटी गलती भी हो गई तो गलती को झेल सको। वही गद्दे का हिसाब है कि गद्दा है क्या मेरे पास। तो ग्रोथ कैपिटल ना आपको एक छलांग मारने को परमिशन देता है और एक आधी गलती करने को भी परमिशन देता है कि यार छलांग मारते मारते एक बार हो गया तो चलो ठीक है, तुम बच जाओगे, कोई चक्कर नहीं है। तो वो कैपिटल आपको चाहिए, तो वो कैपिटल तो हमारे को जनता ही दे सकती है जो आज जम के देने को मूड में है, और उनको लगता है कि मैं रिलायंस में पैसा डालूंगा तो मेरा 10 गुना नहीं होगा, पर अगर मैं छोटी SME में डालूंगा तो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी हो जाएगा। सो ये IPOs के बारे में तो मैंने समझ लिया है। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, आई विल स्टार्ट विथ यू निशांत जी, एंड देन स्लोली आई वांट योर ओपिनियंस अराउंड दिस थिंग। ये ना कुछ कंपनीज हैं
लेट मी नेम इट डिस्क्लेमर, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इधर हो नहीं रहा है, सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सीखो आप इन चीज़ों से, और सीख रहे हो तो लाइक करो। तो आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तीनों से, वेलकम बाय। ये जोमेटो हो गई, ब्लिंकिट हो गई, स्विगी हो गई, बिग बास्केट हो गई, अब इसमें ये इनको हम यूजुअली क्विक कॉमर्स कंपनीज कहते हैं, क्यू Correct. कॉमर्स कंपनीज कहते हैं। करेक्ट। आजकल ना काफ़ी ज़्यादा चर्चे होते हैं। I really want to understand your opinions about the sustainability. सरल हिंदी में अगर कहूँ तो क्या ये लंबी रेस के घोड़े हैं? मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में। वन बाय वन आई विल कम टू ईच वन। मेरी अभी एक हफ्ते पहले ही लिंक्डइन पे किसी बहुत रेनाउंड इन्फ्लुएंसर से पूरा आर्गुमेंट हुआ उसके कमेंट सेक्शन में। अरे सारा आर्गुमेंट Because he लिंक्डइन में was कर रहे हो, इधर तो promoting- कर ही नहीं रहे he हो was आप। promoting quick commerce ठीक and है। my personal opinion completely is it's not a viable model. क्विक कॉमर्स सही नहीं है, Viable नहीं model है। नहीं है in terms of profitability even in long term until and unless drones and robotics start delivering the products instead of manpower. तब तक वो viable नहीं है क्विक कॉमर्स में। कैसे? इनकी जो पर डिलीवरी कॉस्ट है, सी इसमें अगर हम पूरे एनालिटिक्स की बात करें तो पीक आवर्स कुछ ही होते हैं डिलीवरी में, राइट? उस टाइम पे आपका जोमेटो स्विगी सब जो है वो बंद हो जाता है। आप ऑर्डर डिलीवरी का करने जाओगे उस पर बुक करने तो इट वुड बी क्लोज्ड। जो पीक सीजन्स होते हैं, जो फेस्टिवल सीजन हो गए और वो सब, उस टाइम पे वो बंद हो जाता है क्योंकि मैन पावर वो पूरे टाइम तो डिप्लॉय करके रख नहीं सकते, ठीक है? देयर मैन पावर इज यूजुअली की फ्लेक्सिबल आवर्स हैं कि 7 से 11 13 है भाई शेड्यूल इतने टाइम में, और दिन के 2-3 टाइम ही होते हैं जिसमें पीक पे जाता है वो। उस टाइम पे वो उतनी मैन पावर सफिशिएंट नहीं पड़ती, ठीक है? और जितना ये डिलीवर करेंगे पर डिलीवरी में, इलेक्ट्रिक बाइक भी है, कुछ भी है, आदमी तो पैसे ले ही रहा है ना, जो भी आदमी है, ठीक है? जितना इंडियन कंज्यूमर जिस लिमिट तक, देखिए एक तो हो गया अल्ट्रा रिच, नॉर्मली उन्होंने तो सर्वेंट्स रख रखे हैं, वो जाके ले आते हैं, वो क्विक कॉमर्स भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? और जो आ जाते हैं मिडिल क्लास, वो शायद हो सकता है 1000 रुपये पे 200 रुपये का जो अपार्टमेंट, न्यूक्लियर फैमिलीज अपार्टमेंट्स में रह रही हैं गुड़गांव में और नोएडा में, ठीक है? जब तक वो 1000 रुपये पे उनका पेट्रोल की जितनी बचत हो रही है, तब तक जितने चार्जेस ले रही है कंपनीज, तब तक तो वो पे करेगा। आफ्टर ए लिमिट अगर कंपनी ने ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया तो दे विल स्टॉप बाइंग फ्रॉम देयर, इंस्टेड दे विल टेक अ डिलीवरी डायरेक्टली और गो देयर एंड ईट समथिंग लाइक दैट। मतलब एक बहुत हेफ्टी अमाउंट, कोई भी जोमेटो स्विगी कोई सी भी कंपनी, दे कांट चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है? तो उनका मार्केट में जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा दैट इज रेस्ट्रिक्टेड समवेयर, ठीक है? और कॉस्ट्स, क्योंकि मैन पावर इंक्लूडेड है इसमें, कि मैन पावर है वो हर साल इंक्रीमेंट लेगी, सो इट इज़ बाउंड टू इंक्रीज। उसके पीछे से जितना टेक का खर्चा है, इन्होंने अपने पूरे प्रॉपर सेंटर्स बना रखे हैं सिटी का, वो व्हील एंड स्पोक मॉडल के हिसाब से, ठीक है? उसको रनिंग कॉस्ट वो बढ़ेगी हर साल, ठीक है? तो जब तक जाते जाते ये सैचुरेट करेंगे उस मार्केट को, जितने टाइम में, उतने टाइम में कॉस्ट्स बढ़ चुकी होंगी। तो जितनी आप देख लो ना, जोमेटो का देख लो, जितना इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया उतना लॉस बढ़ गया, जितना रेवेन्यू बढ़ाया उतना लॉस बढ़ा। तो ऐसा मॉडल किसी भी स्टेज पे, अच्छा इनऑर्गेनिक ग्रोथ्स लेते हैं फिर वो, कि भाई ब्लिंकिट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है? उससे एक बार शेयर प्राइस बहुत अच्छा हो जाता है अनाउंसमेंट से, फिर वो आ जाता है, फिर उसको दिखाएंगे। तो आई थिंक अगेन ये 2 साल के अंदर अंदर कुछ और नया एक्वायर करेंगे। अच्छा, कुछ और नया एक्वायर करेंगे। मेरी रीडिंग ये है, ठीक है, टू शो, every क्योंकि दिस मॉडल, देखिए बीइंग इन एसएमई सेक्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बीइंग फ्रॉम बनिया फैमिली समझ लो, ठीक है? धंधा मतलब प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, जब तक मुझे किसी बिजनेस का मॉडल ये नहीं समझ आता, अब क्विक कॉमर्स हो गया एक, क्विक कॉमर्स में कॉस्ट बढ़ेगी पर डिलीवरी, लेकिन रिलायंस रिटेल इज ऑल्सो डूइंग सच थिंग्स, राइट? वो 24 घंटे से 48 घंटे की डिलीवरी कमिट करता है। क्यों? आज ऑर्डर आपने सारे बुक कर दिए, उसकी एक वैन निकलेगी, स्टॉकिंग एक साथ करेगी उस वैन में सारी सामान की, और फिर वो जो है ना, जितने घर उस रूट पे आ रहे हैं, ठीक है, एक वैन उस रूट पे जाएगी, इट विल डिलीवर हाउस टू हाउस,
ठीक है, दूसरे रूट पे दूसरी वैन जाएगी, तो क्या हुआ, उसको पॉइंट ए से बी पे जाके क्विक कॉमर्स की तरह डिलीवरी करके वापस ए पे नहीं आना लेने के लिए, और फिर उसी सोसाइटी से जब दोबारा ऑर्डर आया दोबारा वो जाएगा, तो हर बार की कॉस्ट लग रही है। इनके में क्या हो रहा है, एक ही बार गए, पॉइंट टू पॉइंट दिया, तो इनकी पर डिलीवरी कॉस्ट बहुत कम है। दैट्स व्हाई आई थिंक क्विक कॉमर्स मॉडल इज नॉट वायबल इवन इन द लॉन्ग टर्म। अगर यही मैन पावर रिप्लेस हो जाएगी ड्रोन से, तो कॉस्टिंग बहुत कम आ सकती, विच इज अभी गॉट इट। तो कितना आप कह रहे हैं कि ये क्यू कॉमर्स नहीं चलेगा, बट आप दोनों के एक्सप्रेशन देख के मेरे को थोड़े हाव भाव अलग लग रहे हैं। नहीं, तो so, शंकर सर, ओवर टू यू। I mean, it's all mathematics, right? The day. So, एक हमारा revenue side हो गया, which is revenue for a company like Blinkit or the quick commerce companies, वो होता है आपका जो order value है, order value पे आपको कितना margin मिला। अभी currently it's a lot of FMCG kind of products, तो समझ लो 5% का कुछ margin है, तो 200 रुपये का average order size पकड़ लो, 5% 10 रुपये है at the moment. What's your cost of goods sold? Is your delivery cost, is your primary cost. अभी के लिए मैं वो सब साइड में रख रहा हूँ, IT cost and everything. Let's assume it's 20 rupees. I don't know what's the correct number, but let's assume it's 20 rupees. So 10 minus 20, it's minus 10. Doesn't work out, okay? What you said is absolutely right कि अगर वो 20 रुपये का जो मेरा कॉस्ट है, अगर ड्रोन से होने लग गया, 5 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, then it definitely helps. But the other thing can also happen. जो आपका वो 200 रुपये का ऑर्डर साइज है ना, if iPhones are going to be sold via the quick commerce model, or clothes are going to be sold out of this thing, जो अभी हो रहा है, if that starts increasing to let's say 400 rupees as the average order size, फिर और मेरा वो जो 5% का मार्जिन है जो FMCG पे है, वो on other products actually increases to let's say 10%, then you have a 400 into 10, which becomes more like a 40 rupee kind of a thing. Correct. And ड्रोन आए भी ना, अगर वो 20 रुपये का ही डिलीवरी है, बिकॉज वो डिलीवरी तो डिलीवरी है, राइट? स्टिल 20 rupees. So then it becomes a positive kind of a model. Right. This is my basic understanding. मुझे No, no, उसमें आगे हाँ, मैंने हाँ, कुछ बिल्कुल, देखा नहीं है, बिल्कुल। but for me it's a very, I mean it's a simple model for me. It's revenue minus cost of goods sold. अगर वो revenue वाला आप scale up करते हैं, margins को scale up करते हैं, ticket size को scale up करते हैं, and cost of goods sold में अगर आप उसको reduce करते हैं या same level पे भी रखते हैं, then it can turn into a accretive might business. turn It might into- turn into an accretive business. विवाद होगा। कर दो सर, मैं चाहता हूँ सर, आई एम ऑल रेडी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने पीछे एक वीडियो करी थी जोमेटो के ऊपर, कंप्लीट करीबन 35-36 मिनट की वीडियो थी, जिसमें पूरे जोमेटो के बिजनेस मॉडल को उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से, क्योंकि दे आर लिस्टेड कंपनी, सो फोर्थ क्वार्टर का उनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था उससे सिखाया था, एंड आई विल गिव यू रियल नंबर्स एंड एवरीबडी विल बी शॉक्ड टू नो दैट क्विक कॉमर्स विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग विच वी वुड हैव एवर सीन इन आवर लाइफ। विद नंबर्स बताऊंगा। जोमेटो का टोटल ग्रॉस टर्नओवर इन द सेंस कि वो कितने का सामान खिलाता पिलाता बेचता है is 50,000 crores. 50,000 crores, not 15. To give you a perspective, DMart is 45,000 crores. ओह, Yes. Okay. So your ये जो Zomato का आ रहा है, is it inclusive of WhatsApp, इनका Blinkit? everything. Okay. Their umbrella. Group. Hyper pure, Consolidated. everything. सब कुछ। Everything consolidated. ठीक है। अब इनकी जो डिलीवरीज होती है खाने की, वो होती है करीबन 80 सिटीज में। आई थिंक दैट्स द नंबर। और जो इनका ब्लिंकिट है, जो क्विक कॉमर्स की आप बात कर रहे हो, वो होता है 8 सिटीज में। ठीक है। ब्लिंकिट जो 8 सिटी में हो रहा है, उसका जीएमवी 12,500 करोड़ था पिछले साल। 12,500 करोड़ इन 8 सिटीज। ठीक है। उनका जो नेट मार्जिन था आफ्टर डिलीवरी कॉस्ट्स एंड कॉग्स वाज 3.9%। मतलब they were positive. In the fourth quarter of last year, Zomato turned positive. And it is not only positive, it is growing at a massive pace quarter on quarter. I think पिछला fourth quarter or first quarter of this year, they almost grew by 2 times on profit. But I तो- think that happened because of that interest income that was there. नहीं, काफी massive नहीं. था उसके अंदर. Actually, उनका profitable हो गया venture. ओह, Significantly profitable. Was और it कहाँ से ले रहे हैं वो मैं other बताता हूँ. incomes? हाँ, नहीं. मुझे भी ऐसा लगा इंटरेस्ट इनकम नहीं देयर एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आ रहा है वो बताता हूं। सो द एओवी इज नो मोर इन द रेंज ऑफ 200ish, द एओवी हैज इंक्रीज्ड अबव 400। तो एक तो वहां उन्होंने Okay. खींच लिया, Okay. ऑपरेशनल जो सर भी एफिशिएंसी बोल रहे तो थे हाँ कि लेके 400 आ रहे तक हैं। गए। तीसरी चीज जो वो उन्होंने सबसे अच्छी करी है, वो ये करा है कि उन्होंने 5-6 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस मारना चालू कर दिया सबसे, करेक्ट। जो इनऑर्डेंटली क्योंकि उन्होंने अफीम आपको इतनी खिला दी है, तो अब वो उसके पैसे ले रहे हैं। अब आप सोचो मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड पर डे
फ्री इनकम है, फ्री इनकम, कुछ करना थोड़ी है, उसके अगेंस्ट कोई डिलीवरी थोड़ी है। तो ये उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया है और अभी सिर्फ 8-10 सिटीज के आसपास में वो हैं एंड प्रोबेबली दे विल स्केल इट अप टू अ वेरी लार्ज लेवल। थर्ड इज, अगर आप Amazon में एक चीज का प्राइस देखो और ब्लिंकिट में देखो, द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 25%। ब्लिंकिट इज 20-25% मोर एक्सपेंसिव। लोग जानते ही नहीं है बात। आप कोई भी चीज उठा लो जो ब्लिंकिट पे मिलती है, जो जोमेटो इस पे Amazon पे मिलती है, सस्ता होता है। हाँ, तो बिकॉज दे आर सेंडिंग यू फास्टर, दे आर एक्चुअली टेकिंग एट MRP। अब अपने को इसे पता नहीं चलता, बिकॉज क्या है, हम लोग तो जा रहे नहीं ना नीचे उतर के। पहले क्या होता था कि बचपन में कौन होता था जेप्टो और ब्लिंकिट? घर के बच्चे होते थे, है ना? घर के बच्चे तो होते थे, जा बेटे लेके आ 10 रुपए, हाँ, वो तो 2 रुपए रख लेना, तो वो बच्चे रिप्लेस हो गए बाइकर से। तो these are things which people are not, and category expansion is happening at a massive pace। मेरे एक दोस्त के बेटे का बर्थडे था, तो मेरे को जाना था एंड आई वाज लेट, तो शाम को 6 बजे जाना था, गिफ्ट नहीं लिया था। ब्लिंकिट जिंदाबाद या फिर स्विगी इंस्टामार्ट जिंदाबाद। माय पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यू कॉमर्स इज हियर टू स्टे, बिकॉज जेनजी जो है वो टोटली इस पे शिफ्ट कर गया। जेनजी नहीं, हम मेरे पेरेंट्स तक उस पे शिफ्ट कर गए। मतलब 70-year-old people are also saying कि यार कन्वीनियंस बहुत गजब की है। Another company which has done well, but it's not properly quick commerce, is also this company called Country Delight. The revenues have almost grown 2 times every year. वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपको दूध देते हैं। देखिए, ये मॉडल्स को ना पहले 10 साल बहुत धुलाई मिली, बहुत पिटाई मिली, बट गुड बिजनेसेस गॉट सपोर्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम VC, प्राइवेट इक्विटी नेटवर्क से। अब आप देखो, 40 रुपए का शेयर था 1.5-2 साल के अंदर, आज वो 250-300 रुपए का शेयर हो गया। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कुछ हाइप थी, हाइप तो थी, वो गुब्बारे में तो हवा निकाल दी ना, वो तो 70 रुपए में गया, फिर 180 गया, फिर 40 आ गया। बट ये जो ग्रोथ हुई है 40 से लेके 250-300 की, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। दिस इज माय ओपिनियन, बिकॉज आई हैव स्टडीड द एंटायर रिजल्ट्स ऑफ जोमेटो। और जब मैंने वो दिया भी था वीडियो, तो मैंने कहा था आई एम जस्ट वेटिंग फॉर Q1 रिजल्ट्स ऑफ 2025। अगर वो सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल दिख गया मेरे को, तो देन दैट मीन्स दिस इज द प्लेस टू बी। और वो ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं 30 बिलियन की कंपनी बना दूंगा, आगे और लेके चला जाऊंगा, वो ले जाएगा। ही विल मेक इट अ 100 बिलियन कंपनी। और अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, हाँ, अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो पीछे कनेक्टर की तरह काम करेगा उनको, वो है B2B, जो रेस्टोरेंट्स को खाना पहुंचाना है, जो सब्जियां पहुंचानी है, फल पहुंचाना है, वो अभी थोड़ा कमजोर है उनका। और गोइंग आउट तो कुछ है ही नहीं, गोइंग आउट तो 200-300 करोड़ का धंधा है उनका। गोइंग आउट जो होता है ना, जहां हम बोलते हैं जोमेटो, डाइन आउट और ये सब करते हैं, तो वो तो कुछ धंधा ही नहीं है। मेन धंधा यही दोनों है, और उसमें क्विक कॉमर्स की ग्रोथ इज द फास्टेस्ट एज कंपेयर टू किसी को खाना खिलाना, जो उनका ओरिजिनल बिजनेस था। तो अपेरेंटली दिस गाय हैज वेरी स्मार्टली पिवटेड द बिजनेस। ही हैज वेरी स्मार्टली मेड अस कंज्यूम हिज ड्रग एंड बिकम एडिक्टेड टू इट। एंड उसने इतना हमें वो ड्रग दे दिया कि हम इतने बेसुध हो गए हैं कि हम ये तक नहीं देखना चाहते क्या सेम चीज Amazon में 10%, 15%, 20% सस्ती नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वेरिएशन रहेगा कि हम लोग नहीं देखना चाहते जो यहाँ बैठे हैं, हाँ, ठीक है, बट जैसे आप करते हो एक टिपिकल मिडिल क्लास 25,000 to 50,000 सैलरी, दे माइट बी नोटिसिंग दैट, मेरा ऐसा मानना है। देखो अभी उसमें क्या हो गया है कि अभी ऊपर की जनता इतनी ज्यादा है जिनको वो कैप्चर नहीं कर पाए। नंबर इज वेरी ह्यूज ना। आप सोचो, आज 1 लाख रुपए से ऊपर मार्केट इज 5% जनता कमा रही है, तो 5% भी 7 करोड़ होता है। देश का 5% भी 7 करोड़ है, 7 करोड़ नहीं तो 3 करोड़ है। तो 3 करोड़ लोग तो बैठे हैं ना जो कंज्यूम करने को तैयार है वहां से, तो उनको तो पहले हाँ, वो हमने आज तक, हम लोग कौन देगा, दूध आ गया 80 का। हाँ, हमें पता होता था कि बचपन में जब हम जाएंगे तो 50 का दूध में 2 रुपए की नेगोशिएशन हो जाएगी, एक आधी टॉफी फ्री मिल जाएगी। अब वो कोई सोचता ही नहीं है। और कैटेगरी एक्सपेंशन, गिफ्ट आप और एक वो जेनजी वाला जो आपने अभी बोला, दैट कैन आल्सो। और दूसरी चीज, अभी जैसे मैं पॉडकास्ट पे गया तो बंदे की वायर नहीं थी कोई HDMI केबल, इट टुक 10 मिनट्स, वायर आ गई। अब वो सोचेगा क्या, वो वायर अगर वो नेहरू प्लेस से लेने जाता तो 250 में मिलती, वहां उसको 450 में मिली। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ऐसे एक जगह पे पहुंच गया, पॉडकास्ट था, और आप लोगों को तो पता है मैं तो एक ही बैग में 5-5 दिन घूम जाता हूँ। फिर याद आया यार ड्रेस ही नहीं लाया इस चीज़ के लिए, तो सो वही था, विद इन 15 मिनट्स आई गॉट 1 टी-शर्ट और वही पहन के आई गेव इंटरव्यू। वो टी-शर्ट भी लकी निकली, विद इन 4-5 डेज इट वेंट 2.7 मिलियन, अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो। अच्छा, हाँ, ये बैंगलोर वाली वो क्विक, हाँ बिल्कुल बैंगलोर वाली, वो क्विक सर्विस से ही ली गई थी। बट आप इंटरेस्टिंगली ये देखो, सॉरी जस्ट एक चीज और बोलूंगा बिल्कुल कि हम ना, क्या हो गया, हम लोग बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गए। आप है ना कंज्यूमर के दृष्टिकोण से सोचो। आपने जब ये डिसीजन लिया अभिषेक भाई कि मेरे पास अब टी-शर्ट नहीं है, तो मैं टी-शर्ट कहां से खरीदूंगा? आप जूडियो नहीं गए, आप जारा नहीं गए, आप वेस्टसाइड नहीं गए,
आप शॉपर स्टॉप नहीं गए, कहीं नहीं गए, आप सीधा यहाँ गए इमीडिएटली। मुझे कुछ आटा चावल दाल चीनी कुछ खरीदना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो अगर मैं जा रहा हूँ तो व्हाई वुड आई अज्यूम कि दुनिया नहीं जा रही होगी? आई एम ऑल्सो कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कॉन्वर्जेशन इज कि हमारे तीनों गेस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अपने लेवल पे सब अच्छे हैं, वो एक तो स्टैटिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा बात करें, डेटा ड्रिवन, बिकॉज आई नो शंकर सर भी डेटा की बात करें, संजय सर भी डेटा की बात, निशांत जी भी डेटा की बात, तीनों सर्स हमारे डेटा की बात करें, दैट इज़ वन। एंड सेकेंड इज, आप लोग भी ये ऑब्जर्व करे होंगे ड्यूरिंग द एंटायर कॉन्वर्जेशन, इट इज़ नॉट लाइक कि अच्छा ये जो बोल रहे हो सही है, एवरीबडी इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट नहीं, ओपिनियन। मैं इसलिए इनके आर्गुमेंट के बाद रुक गया क्योंकि इन्होंने बोला Q4 और Q1 के रिजल्ट अभी के जो है, हाँ। तो वो आई हैवंट सीन दैट, तो आई कांट but what I argue about like that. is कि he हाँ। has his independent opinion that he feels कि ये शायद एक लंबी रेस की घोड़े नहीं है। आपके अपने ओपिनियन है कि ये है, शंकर सर के एक अपने ओपिनियन है, irrespective of this thing. This is what I pretty much, and I'm pretty sure audience would also like this thing. So although I have many questions, मतलब बहुत सारे questions है, but that depends on audience because what I could feel is कि ये conversation हम करते जाएंगे, so I'll ask just one last question, and if the audience wants कि मैं same panel repeat करूँ, ऐसा तो हम करते नहीं है, but same all three individuals, तो थोड़ा सा आपको फीस देना पड़ेगा। 25,000 लाइक जिस दिन हो गए, मैं परेशान करूंगा इन सभी को। अब देखो, एक प्रॉब्लम ये होती है कि सब बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों को लाना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब सिंगापुर कॉल करके किसी को बुलाओ, फिर उसके बाद मलेशिया से किसी को कॉल करके बुलाओ, दुबई से किसी को कॉल करके बुलाओ, घाटकोपर से किसी को कॉल करके बुलाओ, तो टाइम लगता है और पैसे भी दो, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एक ही किडनी बची है अभी मेरी, तो सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट सिंगापुर, मलेशिया और दुबई से मेरे को याद आया कि सर आप लोग तो बड़े लोग हो, 2 सूट में हैं, एक तो स्टीव जॉब्स और हाँ बिल्कुल, हाँ कांट डिनाई सर, बिलीफ होना चाहिए। आज जस्ट मैं एक TEDx दे के आया हूँ, तो वहाँ पर एक लेडी थी, सबसे ज्यादा मेरे को वही इंस्पायर की। उनको हियरिंग इशू है बाय बर्थ, उनका टॉपिक था बिलीफ, एंड उन्होंने पूरा सेशन में यही चीज बात करी कि उनके पास कान, मतलब सुनने की क्षमता नहीं बचपन से, मतलब दैट्स, हम लोग तो कैसे आउट ऑफ सिंपैथी देखते हैं, and she has represented India at international levels, international awards, president of India से award लिए हैं, and her main core crux was belief. आपको जिस दिन आपके पोटेंशियल पे बिलीफ आ जाए, जो नेसेयर्स बोल रहे हैं, पूरी दुनिया जो बोल रहे हैं, तो आप जब वो सोचना बंद कर देते हो, that is where the growth actually happens, and she gave her own examples. तो वो मेरे लिए काफी इंस्पिरेशनल थी। बट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेशनल कंट्रीज, मेरा एक सवाल आप तीनों से, आई विल स्टार्ट विद शंकर सर, देन विल गो दिस एंड फाइनली विद निशांत सर। सर आई एम प्रीटी श्योर आप कुछ कंट्रीज गए होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपीरियंस या जो भी है। मुझे ये समझना है आपके थ्रू, विच कंट्री, जहाँ पर आई नो यू हैव वर्कड इन अ कंट्री आउट देयर, बैंकॉक, थाईलैंड में सर नसीब है सर, कैसे आपने भी बैंकॉक पूछा था, थाईलैंड नहीं पूछा था, यू गॉट स्पेसिफिक सिटी एज वेल। कंट्री तो थाईलैंड इज अ कंट्री। थाईलैंड तो सर बहुत कुछ सीखना है उधर से, तो सर तो नहीं, बैंकॉक कहते हुए उनका ज्यादा खिला था, अब चिपका रहे हैं, बिल फाड़ रहे हैं। नहीं मतलब मैंने सुना उधर मंदिर बहुत अच्छे हैं ना सर, थाईलैंड बैंकॉक में, मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा था। बिल्कुल सही है। सो सर, you worked in Thailand for how many years? कितने साल? 2.5 years. तो थाईलैंड के कल्चर में, इंडियन कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या डिफरेंस है? आप वहाँ के वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स से क्या सीखे? एंड इन जनरल आप बाकी भी कुछ कंट्रीज गए होंगे, विजिट किए होंगे या स्टडी करी होगी, क्या वो चेंज है? क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हमारा देश प्रोड्यूस नहीं कर पाता है समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, दैट्स अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। बट मैं आपका जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस इन कॉर्पोरेट कल्चर एंड व्हाट वी इंडियंस, हम भारतीय उनसे क्या सीख सकते हैं? So Thailand is very similar to India actually, काफ़ी चीज़ों में, right? Pretty population काफ़ी decent है वहाँ पे, it's about 6.5 crores or 7 crores, somewhere around that. Okay. It's decent enough, and वही अमीरी है, वही गरीबी है, so it's pretty much like a हाँ disparity है, it's like a developing country like India only, so pretty much similar to that. अब वहाँ पे जो the most incredible thing I saw वर्क कल्चर के हिसाब से और वर्क प्लेस के हिसाब से इज़ दैट वहाँ पे विमेन ऑफिस में काम करती हैं एंड मेन आर इनटू मोर लेबर इंटेंसिव थिंग्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग और थिंग्स लाइक दैट. So in our office, for example, the manager cadre, there were 17 managers, 3 males, the rest of them females.
It's similar in China as well. It's similar in China. China भी ऐसा है, Wow. हाँ. China भी ऐसा ही Wow. है. So women are working more in contrast to men. Should I say that? In offices. In offices. So intellectual work ज़्यादा वो हो रहा है क्योंकि men आप बोल रहे हो No, manufacturing. I think the societal divide is such that men have to work more in the Laborious. manufacture, labor-intensive kind of work, while women will work more on the admin kind of work or office Okay. kind of work. Okay. Marketing is also mostly handled by It's women. 100% women, at least in In my Taiwan, in China, in in my such company. countries. It was like 100% was women. The marketing, this thing. Now, what's also interesting is that the Thai people, जो बाहर से आते हैं ना, they for some reason think that they're very lazy, and I think that's true for a lot of Southeast Asian countries. People who come from India, people who come from Australia, you know, other places, US, they think we're very lazy. They're not lazy. They just take a little more time to process information. और वो हर चीज़ से सोचते हैं. Like a guy who comes from Australia, he will be like slam bang. मतलब उसको नहीं, get actually this वहाँ done. पे and चाइना then- का इन्फ्लुएंस बहुत है और चाइनीज आर हाईली प्रोडक्टिव. दैट्स द प्रॉब्लम. इसलिए हाँ, वो लेजी लगते हो हैं. सकता है. सेम अच्छा रिलेटिव हो जाता है कि बाकी लोग करेक्ट सेम थिंग गोज इन अच्छा. इंडोनेशिया एज वेल. जैसे थाईलैंड का बताया ना सर ने, इंडोनेशिया में भी यही चीज है. नहीं, so अलग जगहों पे मैंने अलग देखा. So for example, Korea. Korea, You're talking about south या north? साउथ. South. I mean, I know only few आप Koreans. जिंदा हो मैं गया सकते हूँ, हो. हाँ, ठीक है. हाँ. नहीं ऐसे बोल रहा हूँ. So my boss, हाँ for मैंने किम example, के was a साथ फोटो Korean. देखी थी. जी. My boss was a Korean when I was working there, and generally Korean people, वो लोग क्या करते हैं? They respect speed. They respect speed over accuracy. So when you're talking to when you're working with a Korean, you have to be fast. Accurate नहीं हो चलेगा. Speed over accuracy. हाँ. Scalpers. Okay. So जापान का अपोजिट बिल्कुल. हाँ, जापान opposite होगा. So बिल्कुल so- अपोजिट जापान. So different countries have their own this thing. So जब आप कहीं पे भी ऐसे बाहर जाते हो, आपको within a month you have to understand the pulse. Like अगर वहाँ थाईलैंड जाके अगर आप कुछ aggressive बात करोगे, you know, एकदम शोर शराबे वाला, then they will मतलब वो कभी आपसे फिर बात ही नहीं करेंगे. As in you are like a nobody for them In Thailand. in Thailand. And तो ये मैं जानता था because you know I had been trained कि इस तरह करना है and this thing. So it came to an extent where so just an event that happened. So I went to, you know, they called me for just checking something, and I looked at a list जहाँ पे party का list था. There's some party going to happen. दो list बनाए थे उन्होंने. तो मैं गया and I looked at a list, उसमें ऊपर लिखा हुआ था फरांग. फरांग means foreigner. And मैंने देखा मेरा नाम ही नहीं है. And I thought maybe they forgot to list my name. The remaining 7-8 non, you know, the foreigners who were there and this thing, they were there. Then I asked the secretary of my CEO. मैंने बोला, hey, Kunal, my name is not there. Oh, Chanka. So वहाँ पे ना श नहीं आता, तो वो छ बन जाता है और So र you're नहीं आता. Shankar. No, र भी नहीं आता. तो Chanka. Chanka. तो Oh, they're like, waka, hey, waka. Chanka, look at the other list. Maybe it's there. So I looked at the other list. अब वहाँ क्या है, एक साल के बाद थोड़ा अक्षर समझ आ गया था क्या लिखा हुआ है. And I looked at the title in that list. My name was there along with another guy named Francis, who's a Hong Kong guy. The title on that list was Konthai. Konthai means Thai citizen. So they had actually put me in that Thai citizen list as compared to that foreigner list because वो एक equity बन गया था उनके साथ. So if you're nice with them, they do that. Of course, I will tell you, it was a very horrible experience. They took us to a Thai karaoke bar. हर गाना एक जैसे लग रहा था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है करके. But wow. That respect has to be there when That you go for others. एक Inclusivity रिस्पेक्ट वाली is- चीज होती है. तो गाइज आप लोग जाते हो थाईलैंड मसाज के लिए, सर ने मैसेज दिया है, तो ये आपके लिए सीखने लायक चीज है. संजय जी, विच कंट्री क्या सीखा जो हमारे लोग सीख सकते हैं? I have studied in Europe 2 महीने के लिए. मैं आपने पढ़ाई करी है? मैं exchange बोल रहा हूँ program- बड़े आदमी हैं. हाँ, बोलिए. एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था. एंड आई रेजोनेट विद व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि मेरे ग्रुप में एक फिलीपींस की लड़की थी और इनका प्रोसेसिंग बहुत स्लो होता है. और हम लोग जो थोड़े बहुत मैथ्स में ठीक होते हैं, वो तो आवर प्रोवेस इज नंबर्स, फास्ट कैलकुलेशन, और हम इस चीज़ पे प्राइड लेते हैं. तो वहाँ ना आपको सबका साथ सबका विकास करना पड़ता है. मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि आप ही आगे भागे जा रहे हो और कोई आगे नहीं चल. तो वहाँ आपको साथ में रहना. सेकेंड, आई थिंक देयर वर्क डिसिप्लिन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर वो काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, कोई बकैती नहीं कर रहा, कोई फ़ोन पे नहीं है, कोई टाइम पास नहीं कर रहा है. दे आर वेरी वेरी क्लियर कि भाई हमारे को 8-10 घंटे जो काम करना है वो करना है. फोकस्ड. हाँ, वेरी फोकस्ड. थर्ड, व्हेन दे आर एंजॉयिंग, दे आर एक्सट्रीमली एंजॉयिंग. ये यूरोप में मैं पढ़ने गया था, तो मेरा जो बैचमेट्स थे, नहीं जैसे यूरोप में which
डेनमार्क, सो आई वाज इन डेनमार्क, अच्छा ये डेनमार्क में डेनमार्क। जी कोपेनहेगन में। तो वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि लोग बहुत डिलिजेंट है दोनों तरफ। जब वो खुश रहना चाहते हैं तो वो खुश ही रहते हैं, और जब वो काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो वो काम पढ़ाई करते हैं। चौथा बड़ा इनफॉर्मल कल्चर है। तो अब हम जैसे एमबीए के दौरान गए थे तो जैकेट वैकेट पहन के ऐसे, वहाँ लोग शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के, बर्गर हाथ में लेके, कॉफी हाथ में लेके घुस जाएंगे क्लास के अंदर, फैकल्टी को नाम से बुलाएंगे। हमारे हम सोच भी नहीं सकते था, जूता पड़ जाएगा नाम से बुला लिया तो ये था कल्चर। तो ये एक बहुत अच्छा लगा। फिर दुबई का कल्चर मैंने बहुत देखा, बिकॉज हमारे काफ़ी कंसल्टेंट्स जब मैं रियल एस्टेट में था दुबई से होते थे, उन लोग के मेन ऑफिस दुबई में होते थे। तो वहाँ मैंने नोटिस किया वेरी हार्ड वर्किंग, फास्ट, वेरी अजाइल, डील क्लोजर, मतलब फटाफट काम करना है, आउटपुट देना है, हाई क्वालिटी आउटपुट देना है, और शाम को मस्ती भी करनी है। तो वो मैंने कल्चर देखा। देन व्हेन यू वर्क विद लेट्स से एनी यूरोपियन फर्म, वेरी डिटेल ओरिएंटेड, एक्सट्रीम डिटेल ओरिएंटेड, मतलब 10 सिनेरियोस को बिल्ड करेंगे, उसके बाद मतलब दे विल Wow. यू नो डू द वर्क। देन चाइनीज पीपल कुछ भी नहीं बिल्ड करेंगे, बोले कुछ भी ठीक हो, चल स्टार्ट कर, लग जा काम पे लग जा। कॉपी कर लेते हो तो हाँ, फटाक मतलब से काम पे लग, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर। हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे क्योंकि रियल एस्टेट में था, तो हम लोग वहां से बहुत सामान लेके आते थे। तो एक बार हम किचन लेने गए कि भाई हमारे को 600 किचन चाहिए थे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए, 600 किचन। तो हम वहां गए फैक्ट्री में, और उनका एक ऑफिस था। उस फैक्ट्री के ऑफिस के अटेंडेंट को हमने सॉरी वो कंप्यूटर जो भी थी उसको हमने एक वो प्लान दे दिया हमारा कि हमारा किचन ऐसा शी दिखता वाज है। अ चाइनीज हाँ, चाइनीज, पूरी चाइनीज टीम थी। मगरमच्छ खाती थी अच्छा मगरमच्छ ठीक नहीं है खाते ये लोग, वो खाते हैं, सांप खाते सांप हैं, खाते हैं सुअर खाते हैं, चमगादड़। सुअर हाँ, चमगादड़ तो चमगादड़ भी खाते खा ही हैं लेते हैं। सर हाँ ये तो प्रूव तो हो रहा है ये सब कर लेते हैं वो लोग। अच्छा तो छोटी छोटी चीजें खाते हैं हाँ, हाँ ठीक है हमारी तरह नहीं, बड़ी बड़ी पनीर, हाँ छोले और ये सब कुलचे, हाँ ठीक है तो वहां पे within 10 minutes she presented us round about 10 different models of possible kitchens which we could have used in our this. तो हमें कोई इंटीरियर डिजाइनर का अलग से पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, और उसका वहां पे पूरा डिस्प्ले रेडी है। तो आपको मजेदार बात बताता हूँ, चाइना में एक हम होटल बना रहे थे जब मैं था इधर लेमन ट्री नोएडा में। तो हम गए वहां पे शॉपिंग करने देखने, तो एक कंपनी ने वहां पे 20 कमरे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कमरा है जेडब्ल्यू मैरियट का, ये कमरा है कोर्टयार्ड मैरियट मॉडल रूम, ठीक है। ये कमरा है सोफिटेल का, ये नोवोटेल का, ये हायत का सेंट्रिक, ये ग्रैंड हायत। जो उनके स्पेक्स हैं उस हिसाब से कमरा तैयार रखा हुआ है। ऐसे 20 कमरे तैयार है 20 होटल्स के स्पेक्स के हिसाब से। आपने बोला ठीक है मेरे को ग्रैंड हायत चाहिए, बोले कमरा देख लो, जाओ ये इतना सब सामान चाहिए, इतने स्क्वायर फीट कारपेट चाहिए, इतना बेड चाहिए, ये चाहिए, इसको बोलो कितने कमरे का बना रहे हो, 300 का, इसको मल्टीप्लाई 300 से करो, चलो भेज देंगे तुम्हें। दिस इज द स्पीड विद विच दे वर्क। और इसलिए मैं कहता हूं हम लोग है ना जनरेशन पीछे हैं उनसे अभी। हमें चाइना देखिए, आई एम आल्सो अ पेट्रियट, मैं भी चाहूंगा मेरा देश वहां पहुंचे, बट दे आर वेरी फार अहेड यार, दे आर वेरी फार अहेड विद In ऑन terms एवरी of डैम infrastructure also, roads भाई also. साहब रोड्स ऐसे लगता है पता नहीं कितने फ्लोर की ऊपर की रोड्स चल रही है, कितने फ्लोर नीचे की रोड्स चल रही है, मतलब वो तो कहां से छुपा के ट्रेन रख निकल रहे रही हैं, है, बट वो बहुत आ गया। बहुत So आगे there's a है। story on जो China जाएगा वहां पे that, उसे पता चल जाएगा। the story on China that I think one of the Indian companies, maybe Tata, Ashok Leyland or something, वो trucks बेचना चाहते थे चाइना के अंदर, and the Chinese rejected them, saying कि आपके trucks जो हैं they only can kind of travel at maximum of 80-90 kilometers an hour. So what? ना वहाँ Yeah, we 150 need से नीचे चलते ही 120, नहीं, 130 150 से minimum नीचे we चलते ही need. नहीं है वहाँ ट्रक trucks। चलते हैं ट्रक हाँ, चलते हैं। 150 से नीचे नहीं चलते वहाँ trucks। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, और that too with 60 tons of weight। हमारे इधर हमारे तो तो 70 में ही पलट जाती है 30-40 टन वाले चलते हैं अभी आते normally। वक्त ही गुड़गांव में पलटा हुआ था बट ठीक है देखो इंडिया Yeah, एक so एक that's how पर्सपेक्टिव, they look सिंपल at it. पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। इंडिया का एक्सपोर्ट है करीबन $600 बिलियन, चाइना ठीक का है। एक्सपोर्ट है $3.5 ट्रिलियन। दे आर 6 टाइम्स जितना हम टोटल एक्सपोर्ट करते लेकिन हैं, मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा बट अब जो है सो है जितना हम टोटल we एक्सपोर्ट should करते learn हैं, from that ना। हाँ, वी शुड लर्न That's बट the अच्छा point. नहीं लग जितना रहा हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उतना वो सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। जितना हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उतना वो सिर्फ यूएस को दे देते हैं उतना माल। तो शुड वी लर्न कि फोकस्ड उस तरह का एनवायरनमेंट हो के अगर हम वर्क करेंगे प्रोडक्टिविटी हमारे एनहांस होगी तो हम शायद उधर तक पहुंच सकते हैं या it व्हाट requires a lot of government support। सो दिस इज अमेजिंग हमने ये समझा कि भाई दुबई के शेख से बेटर अभिषेक है थाईलैंड के मसाज से बेटर है शंकर सर का मैसेज और चाइना से
चमगादड़ ही नहीं, हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दिस हैज बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन गाइज। आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जो कि इससे कुछ लेना देना नहीं है बेल आइकन का, बट क्लिक कर दीजिए। बट थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकाल के। ये तो ऑफिस आवर्स के बाद ही आए, जिसके कारण शेड्यूल पूरा ऊपर नीचे हो गया बट बिल्कुल। लेकिन गाइज इसी तरह आप देखते रहिए, मैगी लगा दो यार। चलो कट।